आ दिया है। ठीक है। देखिए भाई, अब हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने कि पेपर को करते समय कितनी सारी गलतियां हम लोग करते हैं और कौन कौन सी गलतियां जिनको हमें ध्यान रख के चलना है उनको हमें मतलब अवॉइड करना है। क्योंकि एरर जितनी आप मिनिमाइज करेंगे उतना स्कोर आपका क्या बनेगा, अच्छा बनेगा। देखिए, सबसे पहले रीडिंग टाइम जब आपके पास आता है, आप तो वेटरन बन चुके हैं, आपने 4 पेपर ऑलरेडी लिख दिए हैं और आपने कोशिश करी हर पेपर में। हाँ, अ, हर पेपर में आपने कोशिश करी कि आप 15 मिनट में आप जितने ज्यादा एमसीक्यू कर सके उतना कर लें। बट प्लीज अकाउंटेंसी में अपनी इस आदत को रेजिस्ट कर लेना, रोक लेना। यहाँ आपको फोकस करना है कि आप उस 15 मिनट में ये डिसाइड करें कि चॉइस का कौन सा क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हो सकता है कि आप लोग मान के चलेंगे नहीं ठीक है हमारे कुछ एमसीक्यू हो जाएंगे, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। 6 नंबर का क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया, खराब कर दिया, तो वो आपके लिए क्या होगा, बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। ठीक है। और जहां तक एमसीक्यू की बात है, मैं एक और चीज बता दूं आप लोगों को एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में, कि आपको लग रहा है कि भाई एक क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन आपका लग रहा है कि भाई डाइसी है, उसमें बी पार्ट आ रहा है, फिर आपको लग रहा है सी पार्ट आ रहा है। बट डोंट डू इट इन एवरी क्वेश्चन। एक जगह पे क्वेश्चन नंबर 5 का सी लिख दीजिए और सबसे लास्ट में जाके 5 का बी लिख दीजिए। ठीक। तो भाई, ये तो आपने बंदर के हाथ में तलवार पकड़ा दी। ऐसा नहीं करना मतलब। मैं मान के चलता हूँ कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपके ऐसे डाउट्स नहीं आएंगे, पर फिर भी अगर कैसा डाउट आ जाए तो दैट इज द लास्ट रेमेडी फॉर दैट। आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और आपको लग रहा है कि ये गलत है, तो भाई मत काटो उसे, उसे रहने दो ऐसे ही। अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 90% केसेस में क्या होता है, जब हम बोर्ड की कॉपी चेक कर रहे होते हैं, जो पहले कर रखा होता है वो ठीक होता है। उसमें बच्चे ने खुद लाइन मार रखी होती है, क्रॉस कर रखा होता है। क्रॉस करने का काम हम जैसे लोगों का होता है, टीचर्स का होता है, वो करते हैं क्रॉस। बोर्ड बड़ा बड़ा कहता है आपसे कि इफ अ क्वेश्चन अटेम्प्टेड ट्वाइस, चेक बोथ द क्वेश्चन, क्वेश्चन कैरिंग हायर मार्क्स टू बी केप्ट, अदर 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 हैज टू बी रूल्ड आउट। उसमें हम लिख देते हैं रिपीटेड, उसके नंबर नहीं देते हैं। दोनों को इवेलुएट करेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन था, एक में 4.5 आया, एक में 3 आया, तो 3 वाले को रिपीटेड करके क्रॉस कर देंगे और 4.5 वाले को रख लेंगे। बट दैट शुड नॉट बी अ रेगुलर फीचर इन योर आंसर शीट। हर तीसरे पेज में पांचों क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। प्लीज ऐसा नहीं करेंगे। ये नहीं करना है आप लोगों ने, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है जी। आइए देखें क्वेश्चन को। अच्छा सुनिए, एक और चीज है। मैं एडमिशन के इतने क्वेश्चन करके आया, मैंने गुडविल के सारे क्वेश्चन करे, ये गुडविल का क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं हो रहा भाई? एग्जामिनेशन सेंटर इज नॉट अ प्लेस वेयर यू हैव टू फेलिसिटेट योर पेटी ईगो। नहीं, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, दिमाग नहीं चल रहा है। अंडरस्टैंड, बार बार बोला मैंने आपसे। पेपर करते समय अकाउंटेंसी और मैथ्स में अक्सर ये होता है। मैथ्स तो निबट के जैसे निबटना था, ठीक है। लेकिन अकाउंटेंसी इज अहेड। ठीक है। हाँ, क्या करेंगे बेटा, ध्यान रखना है कि अगर मान लो एक क्वेश्चन करते समय गलती हो गई, दूसरा कर लो उसमें गलती, तीसरा कर लो, चौथा कर लो, अब आपको लग रहा है कि अब तो गड़बड़ी हो गई है, हेड डाउन कर लीजिए, पानी पी लीजिए, थोड़ा 2 4 5 मिनट के लिए अपना सिर नीचे कर लीजिए। लेकिन तब क्या मन करता है, ऐसे में तो मेरा बड़ा टाइम खराब। और अगर ऐसा नहीं करेंगे, आगे के 25 50 मिनट खराब होने वाले हैं। बेटर टू सेक्रीफाइस 5 मिनट्स एंड सेव योर 15 मिनट्स फर्दर। ठीक है, क्योंकि दिमाग में डेडलॉक बन जाता है, वो डेडलॉक नहीं टूटता, उसको तोड़ना जरूरी है। उसको तोड़ने के लिए हुआ, पास में हुआ। दो स्टूडेंट्स थे, एक रायन का था, एक समरविल का था। समरविल वाले ने बात मानी, उसके 98 99 के आगे थे, दोनों बराबर कैपेबिलिटी के थे। और रायन वाले ने बात नहीं मानी, वो 67 या 68 पे चला गया था। दोनों के साथ हुआ था। एक ईश्वर शेर के क्वेश्चन में अटक गए थे और वहां से दिमाग खराब होना शुरू हो गया। उसने अपने दिमाग को रेस्ट नहीं दिया और वो उसको कंटिन्यू करता चला गया और बहुत भयंकर नुकसान हुआ। सो प्लीज इमोशंस पे कंट्रोल करें। हो सकता है किसी के साथ भी हो सकता है, मैं भी पेपर देने बैठूं मुझसे भी हो सकता है। ठीक है, अब मेरे साथ हुआ और नुकसान हुआ, लेकिन ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने। तो प्लीज उस समय मेरी शक्ल याद कर लेना, हाँ मास्टर इसने क्या कहा था, वैसा वाला। ठीक है, इमोशनल बिल्कुल नहीं होना है आपके पास। देखिए आपके सामने ये क्राइटेरिया दिख रहा है कि वेरी शॉर्ट आंसर आपके पास 20 नंबर के होते हैं, 20 नंबर का 2 मिनट का, 40 मिनट आपके पास है। आप समझ लीजिए 1 मार्कर की औकात 2 मिनट की, उससे ज्यादा की नहीं है। भाई भर भर के 15 मिनट लगा रहे होते हैं एक नंबर के क्वेश्चन पे, क्यों? मत करिए ऐसा। ठीक है, कोई एक बेवकूफ होगा जो ऑलरेडी टाइम लगा चुका होगा, बाद में उससे हेल्प ले लेना। ऐसा ना करना। ठीक है, प्लीज ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, और अपने इंस्टिंक्ट पे जाइएगा भाई। आप जो कर रहे हैं वो ठीक होता है। कई बार हम क्या करते हैं कि मैं भेज दूंगा इसे, आई सेंड इट, पूरा डॉक्यूमेंट भेजूंगा। ठीक है, 3 नंबर के क्वेश्चन 6 आएंगे, 18 नंबर होता है, 36 मिनट है इनके लिए सिर्फ। मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना मिनट आपके पास है। 3 नंबर के क्वेश्चन में 6 मिनट है, 4 नंबर के क्वेश्चन में 8 मिनट है, 6 नंबर के क्वेश्चन में 12 मिनट है, उससे ज्यादा नहीं है। 12 के 15 लग जाए कोई परेशानी नहीं है।
ठीक है, 8 के 10 लग जाए कोई परेशानी नहीं, लेकिन 8 के 16 लग जाएंगे, वहीं रोक लेना अपना हाथ, आगे बढ़ लेना। बिलीव मी, यू आर गोइंग टू बी हाईली सक्सेसफुल, क्योंकि जहां आप अटक रहे हैं वहां बाकी के लोग भी अटक रहे होंगे, तो उनमें और आप में फर्क क्या रहेगा? वो उस ट्रैप में फंसेंगे, आप उस ट्रैप में नहीं फंसोगे, आपको उससे निकलना है। ठीक है, तो कैसे हमें उस ट्रैप से निकलना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर। लॉन्ग आंसर 6 नंबर के 5 क्वेश्चन दिखेंगे आपको, ये मैंने कंबाइन करके रखा है। जैसे 3 क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन जो आपको यहाँ पार्ट 1 में मिलेंगे, और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा पार्ट बी में, वो कैश फ्लो वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर आप इस तरह से चलते हैं 160 मिनट में आपका पेपर पूरा होता है, 20 मिनट आपको फिर भी रिवीजन के लिए मिलता है। और ये अनअचीवेबल टास्क नहीं है, ये होता है। आप में से बहुत लोगों के साथ होगा ऐसा, और बहुत लोगों के साथ नहीं भी होगा। ठीक है, अब वो ये टाइम नहीं है कि क्यों नहीं हो रहा है, आपको कोशिश करनी है। देखिए, अगर आप अटेम्प्ट करके आएंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे, अब आप अटेम्प्ट करके नहीं आएंगे तो भाई मार्क्स कैसे मिलेंगे? अटेम्प्ट तो करने हैं सारे, सारे अटेम्प्ट करने हैं। मैं देखता हूँ 36 पेज की शीट होती है शायद आपकी, या 36 पेज, 32 पेज की शीट होती है, मुश्किल से 12 पेज भरे होते हैं, 20 पेज वो ऐसे ही कहते हैं कि भाई हम तो एनवायरमेंट के प्रशंसक हैं, हम ज्यादा पेज खराब नहीं करेंगे। वो जितनी भी शीट होती है, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद श्रेडिंग मशीन में चले जाते हैं वो। और क्या बनता है पता है? एप्पल की टोकरी में रखने वाले जो होते हैं ना, गुलगुले गुलगुले कागज, वैसी बनती है आपकी सीट, उनकी औकात वो हो जाती है फिर। ठीक है, तो नो बडी इज बॉदरिंग अबाउट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, तो सो नॉट टू सपोज टू बी डन बाय यू गाइज ऑल्सो। क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि कंटिन्यूशन में क्वेश्चन जब आप कर रहे हैं, एमसीक्यू एक साथ कर लीजिएगा, बाकी आप किसी भी ऑर्डर में जो करना है कर लीजिए, उसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहें तो 34 क्वेश्चन पहला कर लीजिए, 22वां क्वेश्चन पहला कर लीजिए, बट कोशिश करिए एमसीक्यू एक साथ रखें, टीचर के लिए थोड़ी आसानी होती है। अगर अगर आप एमसीक्यू भी नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि टीचर को भयंकर गुस्सा आपके ऊपर आए तो पहले 1 नंबर करिए, फिर 27 करिए, फिर 3 करिए, फिर 15 करिए। ठीक है, वो पानी पी पी के आपके नाम का ना गुस्सा काटेगा फिर आपके ऊपर, बहुत तकलीफ होती है भाई उससे, तो एमसीक्यू एक साथ कर लीजिएगा। ठीक है, और जहां तक आपकी कैलकुलेशंस वाला पार्ट है, अगर आपको लगता है कि लास्ट पेज में जाके आप रफ वर्क कर लें वो ठीक है, अगर नहीं लगता तो राइट हैंड साइड में बड़ा मार्जिन काट के वहां रफ वर्क लिख लीजिए, वहां कर लीजिए रफ वर्क। क्योंकि कई बार आप पीछे से आगे की तरफ जाएंगे, 4936 का 4936 हो जाता है, वो कुछ लोगों के साथ हो जाता है ना, बाकी लोगों के साथ गलत होता है। ठीक है, फॉर्मेट, जनरल लेजर, राइटिंग, नरेशन, 25% नंबर का नुकसान आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, 6 में से अगर आपका 1.5 कट जाएगा, दैट्स नॉट डन, वो अच्छी चीज नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप एक क्वेश्चन करने के बाद 1 या 2 लाइन का स्पेस छोड़ दें, बताऊं क्यों छोड़ दें 2 लाइन? कई बार आता है यार ये पार्ट तो छूट ही गया, फिर जगह नहीं बचती करने के लिए। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, एक्स्ट्रा शीट आप ले सकते हैं, दिख रहा है पीछे से, एक्स्ट्रा शीट आप ले सकते हैं, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर दैट। लेकिन एक्स्ट्रा शीट तभी लेंगे आप जब आपको लग रहा है कि हाँ 2-3 पेज रह गए हैं। ठीक है, लेकिन बिल्कुल समय खत्म होने वाला है, 5 मिनट रह गए, फिर आप एक्स्ट्रा शीट बोलेंगे, तो फिर एक्स्ट्रा शीट के साइन भी करने होते हैं, वो भी करना होता है, वो फिर डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, वो नहीं करेंगे आप लोग यहाँ पर। ठीक है, डोंट स्टार्ट पेपर विद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, वो जो एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, उससे मत शुरू करना पेपर। क्योंकि अगर वो टैली नहीं हुआ आपका कहीं था, अब तो खैर बैलेंस शीट आती नहीं है, लेकिन अगर पता चला कोई आइटम उल्टा उल्टा हिल गया आपका, या बैलेंस शीट पूछ लिया, टैली नहीं हुआ, फिर दिमाग खराब हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, वो क्वेश्चन छोटे, या अगर आपको लगता है कि भाई हाँ डेड श्योर, मैंने रीडिंग टाइम में पढ़ लिया कि भाई हाँ ये क्वेश्चन मेरा सही से निकल जाएगा, यू कैन स्टार्ट विद दैट। लेकिन वो क्वेश्चन जहाँ किसी कैश फ्लो वाला क्वेश्चन है, कैश फ्लो वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आप बहुत श्योर है तो कर लीजिए, एक बार में जितना निकल जाए उतना छोड़ देना। नहीं मैच कर रहा आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे बढ़ जाना, बाद में टैली कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। ठीक है जी, ऐसा करके नीट एंड क्लीन काम करके चलें, लेकिन ऐसा नहीं कि खाली शीट छोड़ के आए, वो भी नहीं होना चाहिए। नीट एंड, अब मुझे लग नहीं रहा है कि कोई इतना बेवकूफ होगा जो शीट खाली छोड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अभी आप जो रिवीजन करेंगे, आपको थ्योरी इग्नोर नहीं करनी है। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आप कर सके, वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन शायद पार्ट 2 में एक 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, पार्ट 1 में तो मुश्किल है किसी का आना, तो उसको कर लें पहले, आसान है करना, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने देखा होगा ना, हेड सब हेड वाला क्वेश्चन होता है, इसे भी करना बड़ा आसान होता है। हाँ, डिफरेंशियल से कोई आ जाए डिफरेंस वाला, अच्छा डिफरेंस जब भी आएगा तो भाई बेसिस ऑफ डिफरेंस जरूर लिखना है। तो डिफरेंस ऐसा नहीं लिखना है रिजिड फ्लेक्सिबल, ऐसे नहीं, इट इज रिजिड इन नेचर, इट इज फ्लेक्सिबल, सेंटेंस लिखेंगे भाई प्लीज। हाँ बोलिए। जो सिमिलर वर्ड लिख दीजिए, बेसिस होना चाहिए। वैसे जनरली क्वेश्चन में आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टिशन डिसोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ, तो आप तो कहते हैं यार पेपर में लिख तो रखा है, क्यों लिखे हम? भाई फिर भी लिखना है आपको बेसिस, चाहे इवन इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन यू हैव टू राइट द बेसिस। ठीक है, ऐसा करके चल रहे हैं। अच्छा, आ, ये जो प्लेसिंग ऑफ ईयर होती है ना किसकी,
22, 23, 24 वाली होती है, जो कैश फ्लो के क्वेश्चन में आती है आपकी, जनरली कॉमन सेंस कंपेरेटिव में आती है, उसका प्लीज ध्यान रखेंगे। करीब करीब 40% बच्चा क्या गलती करता है कॉमन सेंस कंपेरेटिव में, वो साल को प्रीवियस ईयर पहले आएगा, करंट ईयर बाद में आएगा। ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ आपको एरो बना के चलना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सारी फिगर नेगेटिव में जानी शुरू हो जाएगी, उसका ध्यान रखेंगे। और कॉमन सेंस कंपेरेटिव बड़ा आसान होता है, तो सबसे बढ़िया होता है अगर आपने कर भी लिया उसे, तो परसेंटेज वाला कॉलम खाली छोड़ देना। अगर इजीली निकल रहा है तो निकाल देना, नहीं निकल रहा तो कोई बेवकूफ कर ही रहा होगा। सॉरी, नहीं नहीं, ऐसा मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब उसको बाद में कर लेना, क्योंकि टाइम लगता है उसको करने में। एक मेरा स्टूडेंट जो था वो एसआरसीसी और स्कूल में टॉपर, वो इसीलिए नहीं बन पाया कि कॉमन साइज स्टेटमेंट के 1 साल के क्वेश्चन में उसने करीब करीब 20 मिनट लगा दिए। उस साल कैलकुलेशन बहुत मुश्किल आई थी, और 20 मिनट में तो बच्चा क्या करता है, पूरा सेकंड पार्ट खत्म कर जाता है 30 मिनट्स में। 95 आए थे उसके, ओवरऑल परसेंटेज हिली थी। हालांकि काबिल बच्चा था, बाद में एसआरसीसी टॉपर बना था। तो मतलब फिर भी आप 5 नंबर खोना अच्छी चीज नहीं है। 100 ला सकता था वो अकाउंटेंसी में, लेकिन नहीं आए। ठीक है, टू और बाय लिखने के जर्नल एंट्री में, लेजर अकाउंट में कोई नंबर नहीं कटते हैं, ध्यान रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने टू और बाय लिखा है नहीं लिखा है। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना। और रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड वाले क्रेडिट में मत डालना, क्रेडिट वाले डेबिट में मत डालना। ठीक है, ये नहीं करना है। आपको अच्छे से मालूम है कि रिवैल्यूएशन के डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है। जनरल एंट्रीज की रिवीजन अच्छे से कर लेना है, सब कुछ मैंने करवाया आप लोगों को। अगर कुछ नहीं जो को आपको परेशान करने वाली सिचुएशन में, ये कुछ एरियाज हैं कॉमन एरर के, जो मैं आपके साथ अभी छोटे छोटे डिस्कस कर रहा हूँ, उधर देखिएगा। ये फंडामेंटल में क्या होता है, फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब आप देख लेना कि आप कॉम्पिटेंट हैं या नहीं इन सब एरियाज में, है ना। आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ हम गड़बड़ करने वाले बात से। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। यहाँ गड़बड़ क्या होती है, लिखा है कैपिटल अकाउंट और लिखा है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट है तो मतलब कौन सा मेथड है, फिक्स मेथड है। अब अगर पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है तो आपके आंसर में क्या होना चाहिए, करंट अकाउंट लिखा आना चाहिए ना जनरल एंट्री में। ठीक है, लेकिन आपने कैपिटल अकाउंट लिख दिया, तो सही होते हुए भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको सिर्फ वर्किंग नोट के नंबर मिलेंगे। ठीक है, पास एडजस्टमेंट्स में जनरल एंट्रीज वाले क्वेश्चन की जरूर से रिवीजन करके जाना, क्योंकि बहुत सालों से जनरल एंट्रीज वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है। नोट कर लें उसको, पास एडजस्टमेंट जनरल एंट्रीज वाला क्वेश्चन आपको ये कहाँ मिलेगा आपको, जो मैंने नोट दिया उसका पहला क्वेश्चन ही है, इसमें प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट से हम एंट्री करते हैं। पास एडजस्टमेंट में जनरल एंट्रीज वाला क्वेश्चन, पास एडजस्टमेंट का जो हैंड आउट है ना उसके अंदर है। मैं साथ साथ बताते जाऊंगा एसेंशियल पार्ट सर जो आपको ध्यान सर रखने एक हैं। डाउट है। बोलिए। सर 6 मार्कर में शेयर्स के वर्किंग नोट बनाना कंपलसरी है मतलब, या हाँ फिर जी हम भाई उससे सुनो, खुद से? देखो मैं बताता हूँ, सुनो। देखिए जनरली क्या है, बहुत अब मैं पूरा आपको एग्जाम की सच्चाई बता रहा हूँ। 6 नंबर का क्वेश्चन आया एग्जाम में, सी इश्यू ऑफ शेयर्स का। ठीक है, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन है। फर्स्ट का पार्ट ए, सेकंड का पार्ट सी, थर्ड का पार्ट डी। अब ए में 2,000 है लिख दीजिए, बी में 3,000 है लिख दीजिए, ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, अगर आप इतना भी करेंगे तो भी आपको 6 नंबर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ आपको डराता था, वहां नहीं समझिए। फिर क्वेश्चन है एमसीक्यू, इश्यू ऑफ शेयर्स के। हर क्वेश्चन का आंसर ये ए बी सी डी में से कुछ होगा। आपने ए और उसके आगे का अमाउंट लिख दिया, बी उसके आगे का अमाउंट लिख दिया, मतलब पूरा पूरा ऑप्शन लिख दिया और क्वेश्चन कर दिया पूरा, यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, वर्किंग नोट तब देखते हैं। वैसे वर्किंग नोट देखिए, अगर अब उस एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में तो कहीं लिखा नहीं ना कि वर्किंग विल बी अ पार्ट ऑफ योर आंसर। तो वर्किंग आप बनाइए डालिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई आपके पास टाइम नहीं बचा है, तो आप क्या करें, अगर 6 क्वेश्चन में उनके ऑप्शंस करेक्ट लिख के आएंगे तो भी आपको 6 नंबर मिलने की पूरी पूरी गुंजाइश होती है। लेकिन ज्यादा अच्छा है वर्किंग नोट करेंगे, तो आपके आपके आंसर की सर्टेनिटी रहेगी। इज इट क्लियर कबीर? बेटा छह यस सर। नंबर केस बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, इशू ऑफ शेयर्स का। हाँ उसकी बात कर रहा हूँ, हाँ वैसा वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो कैलकुलेशन दिखा दें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप जैसे भी आंसर निकलता है उस आंसर को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं, जनरली हो जाएगा ऐसा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन में याद है ना, पर है पर नहीं है, उसका गड़बड़ करते हैं लोग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्लक्चुएशन मेथड इज अडॉप्टेड इन क्वेश्चन। रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इज गिवन। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या करना पड़ता है, क्लोजिंग में आपको क्या करना पड़ता है, याद है, क्लोजिंग से ओपनिंग जाना पड़ता है, ड्राइंग जोड़नी पड़ती है, क्या करना पड़ता है, माइनस प्रॉफिट्स करने पड़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना पड़ता है, माइनस सैलरी करनी पड़ती है, कमीशन करनी पड़ती है। वो क्वेश्चन जरूर से रिवाइज कर लेना, जहाँ याद है ना क्वेश्चन 28 था फंडामेंटल का आपका, इस तरह का क्वेश्चन। और फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल एंड कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्लक्चुएटिंग, मैंने आपको करवाया था, फ्लक्चुएटिंग फिक्स दोनों में मैंने आपको करवाया था एक, और वो इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन भी क्वेश्चन में लगा रखा है मैंने वैसे निशान वो। याद है, एक बड़ा सा क्वेश्चन है, लास्ट टाइम में रिवीजन के टाइम पे करवाया था आप लोगों को, जिसमें खूब सारे आइटम थे, और उसके बाद फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स मेथड से क्या निकालना था आपको। इतना कॉम्प्लेक्स तो कंपार्टमेंट में आता है खैर, लेकिन फिर भी यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट।
चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड प्रॉफिट लॉस, अच्छा देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज, उसे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन तो कभी दिखाना ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो कभी कैपिटल अकाउंट में दिखाना ही नहीं है, करंट अकाउंट में दिखाना ही नहीं है, लोग उसको जबरदस्ती डाल देते हैं, वो नहीं दिखाना आपको वहां पर, दैट यू नॉट सपोज टू डू। ठीक है। एक और परेशानी जो लोगों की आती है वो क्या होता है, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट तो इंटरेस्ट 6% के हिसाब से दिया जाएगा। क्लियर है? कौन से लोन पे? जो लोन हमने लिया। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो जो लोन हमने दिया उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगना भाई, वहां भी 6% चिपका के आ जाते हैं लोग। नहीं करना। 6% की कंडीशन कब है? जब आप लोन लेंगे। लोन लेंगे कैसे पता चलेगा? अगर लोन के आगे क्रेडिट लिखा है, लोन टेकन फ्रॉम ए लिखा हुआ है, ठीक है, लोन एडवांस्ड टू ए का मतलब क्या है? हमने लोन दिया है। ठीक है। एक और लाइन को ध्यान से समझना, इंटरेस्ट अलाउड या चार्ज ऑन कैपिटल शब्द लिखा हुआ है। वैसे जनरली क्या होता है, इंटरेस्ट अलाउड होता है कैपिटल पे, लेकिन अगर लिखा है इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल, उस क्वेश्चन में क्या होगा, आपकी कैपिटल कहीं नेगेटिव निकल कर आ रही होगी। और अगर कैपिटल निकल कर आ रही है तो क्या आप क्या करेंगे, अलाउ की जगह क्या करेंगे, चार्ज करेंगे इंटरेस्ट। नहीं समझे बात को? हमने क्वेश्चन बनाया एक ऐसा जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करवा रहे हैं। अगर किसी की कैपिटल नेगेटिव आ गई तो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही नहीं। तो ए और बी जो थे उनकी कैपिटल पॉजिटिव थी, सी की कैपिटल नेगेटिव थी। ए और बी तो एंटाइटल टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सी इज नॉट एंटाइटल क्योंकि उसकी कैपिटल नेगेटिव है। लेकिन अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि इंटरेस्ट इज अलाउड स्लैश चार्ज ऑन कैपिटल, इसका मतलब क्या हुआ फिर, कि भाई ए और बी को तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और सी से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? हाँ। क्योंकि इंटरेस्ट अलाउड होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है। चार्ज हम लेते हैं हमारे लिए इनकम, अलाउड हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस। वो हम एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में डालते हैं। जनरल एंट्री का क्वेश्चन जब आपके पास आए तो आपको कैसे करना है, पहले कैसे लिखा हमने, सैलरी टू पार्टनर्स, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन डेबिट टू, मतलब दोनों एंट्री करनी है, ड्यू करने की और एडजस्ट करने की दोनों एंट्री करनी है। लेकिन जब रिजर्व का क्वेश्चन आता है तब एक ही एंट्री होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व। ड्यू करने की एंट्री नहीं होती, वो तो एक ही बार में बनता है। ठीक है जी, इसका ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड रॉन्गली व्हेन द टाइम फैक्टर इज नॉट कंसिडर्ड। ये हमने बोला, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड पार्टनर सैलरी कमीशन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वो नहीं करना चाहिए आपको। नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग इम्प्लीकेशन ऑफ वर्ड पर एनम, ये तो खैर अब आप समझ चुके हैं, हमने कई बार आप लोगों के साथ डिस्कशन इस चीज का किया था, नहीं करना था। हाँ बोलो। तो उससे वसूलेंगे ना, विल रिकवर फ्रॉम हिम। हाँ जी, लेंगे उससे। अरे किसी की कैपिटल नेगेटिव है तो उसे तो पेनलाइज करना है ना हमने। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसने हमारे बिजनेस को एक तरह की इंटरनल लायबिलिटी दी है। ठीक है। और अगर नेगेटिव है तो मतलब क्या, वो तो लेके चला गया हमसे, तो हमसे वसूलेंगे। अरे भाई एक बात सुनो, रिटायरमेंट डेथ का क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, जनरली बैलेंस कौन सा आता है, डेबिट साइड में आता है। ठीक है, आता है ना बैलेंस, सीरी पॉजिटिव वाला बैलेंस है। लेकिन अगर बैलेंस इस तरफ आ जाए तो क्या करेंगे, पार्टनर के एग्जीक्यूटर से वसूली करेंगे ना उसकी। तो जब मैंने जो शीट आप प्लान बना के दिया ना उसमें क्वेश्चन दिखेगा आपको ऐसा, तब आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे दिख जाएगा। मतलब जनरली जब आप पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हैं, जनरली जब आप सी का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, सी का लोन अकाउंट बना रहे हैं, जब भी बना रहे हैं ना ऐसा, तो ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि जो बैलेंस है, देखो बैलेंस में दिखा रहा हूँ तुम्हें कैसे, यहाँ देखिए, इसको देखिएगा, मैं दिखाता हूँ यहाँ। जैसे मान लो ये हमारा एज कैपिटल अकाउंट है, क्या है ये, एज कैपिटल अकाउंट दिख रहा है ऐसे। ए का कैपिटल अकाउंट यहाँ पर है, क्रेडिट क्रेडिट साइड, और यहाँ पर क्या आएगी आपकी, डेबिट साइड आएगी। ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ पर हमारे पास आया बैलेंस सीडी, ठीक है, और ये हमारे पास आया मान लो 50,000 का, ये 30,000 का आया, ठीक है, ये 20,000 का आया। ठीक है, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होता है कि हम यहाँ क्या करते हैं, विल राइट हियर 1 लाख, और सपोज ये ड्राइंग्स 20,000 की हो गई, 80,000 क्या आया, 80,000 को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, एज लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया इसको। ऐसा कर लेते थे, या हम क्या करते थे इसका, हम क्या लिख देते थे, अगर ए मर गया तो क्या लिख देते थे, क्या करते थे बताइए, एज एग्जीक्यूटर अकाउंट बोल के लिख लेते थे यहाँ पर। लेकिन किसी कंडीशन में अगर ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, जरा ध्यान से देखिए, कि ये जो बैलेंस है आपका, ये बैलेंस 1,20,000 हो जाए यहाँ पर, 1,20,000 हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, 1,20,000 हो जाए। ऐसे में क्या लिखेंगे आप, एज एग्जीक्यूटर लिखेंगे,
कितने का लिखेंगे? 20,000 का। इसका मतलब क्या है? आपको एक ही एग्जीक्यूटर से पैसा लेना है। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। क्लियर है? आप आप नॉर्मल एंट्री क्या बनाते हैं? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज एग्जीक्यूटर, फिर एज एग्जीक्यूटर टू कैश या बैंक। यहाँ एंट्री क्या बनाएंगे? क्या करेंगे? एज का एग्जीक्यूटर डेबिट टू एज कैपिटल, और फिर क्या करेंगे? कैश या बैंक डेबिट टू एज एग्जीक्यूटर। वसूली करेंगे भाई इस केस में। ठीक है। ये रिटायरमेंट डेथ में क्वेश्चन इस तरह का बोलो। तो अलाउड वाला है ना भाई, फिर तो अलाउड वाला है सिर्फ। अगर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला हो तो अलाउड वाला है, वो चार्ज वाला नहीं है। उसमें नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड स्लैश चार्ज लिखा है, तो मतलब वो लेना देना दोनों की बात कर रहा है। दोनों साइड डालना पड़ेगा फिर आपको। जो देने वाला है वो डेबिट में डालोगे, जो लेने वाला है उसे क्रेडिट में डालोगे, ऐसा करना पड़ेगा फिर आप ना, इसका ध्यान रखना है। चलिए आगे चलें जरा। कौन सा था भाई हमारा? शायद ये था। हाँ जी। नंबर ऑफ इयर्स परचेज एंड नंबर ऑफ गिवन इयर्स। ठीक है, एक और के ध्यान रखना। आपको ध्यान होगा कि एक छोटी सी परेशानी और निकल कर आती है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, एंड गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? एवरेज होगा जोड़ा और डिवाइडेड बाय 5 करा। एग्रीगेट मतलब सिर्फ टोटल करना है बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो बहुत केयरफुली गुडविल के क्वेश्चन में एग्रीगेट का और एवरेज का डिफरेंस आप लेके चलेंगे। ठीक है। अगर नहीं पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन ठीक होने का 1% चांस नहीं बनता, उसको तो डेड क्वेश्चन है, उसको कुछ होना ही नहीं है उसका। ठीक है। अच्छा, अगर ईयर्स परचेज नहीं किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपका निकला, जो आपका एवरेज निकला वही आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा उसका। ठीक है। आ, ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में वो फर्क नहीं समझते हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या है? पिछले 4 साल 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाला वो। ठीक है। और और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड और क्या, उसका रेट अपॉन में 100, उसके हिसाब से चलते हैं। ठीक है। उसके हिसाब से आपको लेके चलना है। तो और आप जानते हैं ना कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? इन केस ऑफ पार्टनरशिप कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल वाली। हाँ, हाँ, हाँ वही है। पार्टनरशिप में वही है। लेकिन इशू, लेकिन उसमें रेशियो एनालिसिस में क्या है? टोटल एसेट्स माइनस ओनली करंट लायबिलिटी है। वो तुम तो कंपनी के लास्ट ईयर बोर्ड का पेपर रिचेक होने के लिए आया, तो मेरे पास आया वो पेपर। तो उसमें बच्चे ने यही गलती कर रखी थी। उसने चैलेंज करा था क्वेश्चन। उसने क्या कर दिया? रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन में, पार्टनरशिप के क्वेश्चन में, सॉरी पार्टनरशिप के क्वेश्चन में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, हिडन गुडविल का क्वेश्चन था। उसने जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली उसके बेस पे निकाला था। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली उसने? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करके निकाल दी। पार्टनरशिप में क्या करना है? टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट माइनस करंट लायबिलिटी, तब निकलेगी कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स। ठीक है। और उसके केस में, किसके केस में? रेशो के केस में क्या करना है आपको? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, या नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, इतना करना है। वो तो आपने फॉर्मूले आप शीट पे देख सकते हैं जब आप देखेंगे। ठीक है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, इसको आपको ध्यान से लेके चलना है। कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करना है। क्या है देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइडर्स लायबिलिटी, इसका ध्यान रखेंगे पार्टनरशिप में, बड़ा क्रूशियल पॉइंट है। तो इसको खराब नहीं करेंगे आपका। ठीक है। स्टूडेंट फॉरगेट्स टू एडजस्ट एबनॉर्मल प्रॉफिट्स एंड एबनॉर्मल गेन्स व्हाइल कैलकुलेटिंग एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। और करते हुए तो गलत करते हैं। ठीक है। अगर क्वेश्चन बोल रहा है ऑलरेडी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका मतलब वो माइनस हो चुका है। भाई रुक तो जा भाई। अगर वो डायरेक्ट होगा, ऑपरेटिंग होगा तो कुछ नहीं करना है, और अगर नॉन ऑपरेटिंग है तो प्लस करेगा ना उसको। ठीक है। अच्छा, एक कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में क्या रहता है गुडविल की कैलकुलेशन में? अगर हमें बोल दिया कि आफ्टर डेबिटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, उसे क्या करेंगे? एड बैक करेंगे। लेकिन आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी एंड पार्टनर कमीशन, वो ऑपरेटिंग होता है, उसका कुछ नहीं करना। तो देखो यहाँ हम चार्ज और एप्रोप्रिएशन की तरीके से नहीं सोचेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये क्या होते हैं? एप्रोप्रिएशन तो होते हैं। लेकिन इन तीनों में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और बाकी के दोनों क्या है आपके? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्योंकि पार्टनर को सैलरी और कमीशन मिलेगा जब वो काम करेगा बिजनेस में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानी जाती है। ठीक है। तो जब गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो उसे एड बैक करना है। लेकिन आफ्टर डिडक्टिंग पार्टनर सैलरी पार्टनर कमीशन है,
ऑपरेटिंग एक्सपेंस से ऐड बैक नहीं करना है, नॉर्मल मान के चलना है। ठीक है। अगर लिखा है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बढ़िया, कुछ नहीं करना। लेकिन अगर लिखा है एक्सक्लूडिंग सैलरी एक्सक्लूडिंग कमीशन, तो माइनस करके चलना है। मतलब आपके प्रॉफिट को माइनस होना चाहिए, लेकिन ऑपरेटिंग से होना चाहिए, नॉन ऑपरेटिंग से नहीं होना चाहिए। ये आप ध्यान रखेंगे इसका। और ये जो है, ये वाला एक मैं छोटी सी चीज और बता दूं आपको, क्योंकि रिवीजन आप करेंगे वो अलग करेंगे। पर एक छोटा सा पार्ट में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हूँ, देखो जरा। यहाँ एक चीज देखिए, आप सब जानते हैं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में लोग भयंकर गलतियां करते हैं क्वेश्चन करते समय। हमने पास में देखा, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट इतना आसान है जबकि लोग गलत करते हैं। देखो भाई, सीधी सी बात है। सुपर प्रॉफिट की गुडविल की कैलकुलेशन का फॉर्मूला नंबर एक क्या होता है भाई? कैलकुलेट क्या कर लीजिए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए, बढ़िया जी। नंबर दो क्या करेंगे आगे? कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लीजिए। ठीक है जी। अब वो कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लें आप, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? इनटू नॉर्मल रेट अपॉन में 100 कर लें। ठीक है जी। तीसरा क्या निकालेंगे आप? सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है। वो कैसे निकलेगा? स्टेज वन माइनस स्टेज टू, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। ठीक। अब यहां से हमारी जिंदगी के दो रास्ते खुल जाते हैं। पहला रास्ता, अगर मैं गुडविल निकाल रहा हूं क्या करके? सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स परचेज कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या बन गया? प्योर सुपर प्रॉफिट मेथड है। क्या बना ये? तीन स्टेप सेम है। ये क्या बना? प्योर सुपर प्रॉफिट बना। लेकिन अगर मैं दूसरे रास्ते पे चलता हूँ, क्या कि गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू क्या, 100 अपॉन में क्या, रेट, तो क्या बन गया ये? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बन गया। ठीक है जी। तो कितना आसान है सुपर प्रॉफिट और उसका कैपिटलाइजेशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहले तीन स्टेप सेम है। जब आपने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया, उसको ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल आएगा? सुपर प्रॉफिट मेथड है ना, सुपर प्रॉफिट मेथड। लेकिन अगर उस सुपर प्रॉफिट को अगर आप 100 अपॉन में रेट कर देंगे, नॉर्मल रेट कर देंगे, तो क्या निकल आएगा आपका? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है जी। चलो दोबारा चलें आगे। अच्छा, चेंज इन पीएसआर के अंदर चलते हैं। रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, वो तो अब ये तो बोलने वाली बात नहीं कि कैलकुलेशन। अच्छा, मैंने आपको हर बार बताया था कि सेक्रीफाइसिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग शेयर में डिफरेंस होता है। समझ पाएंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग शेयर का डिफरेंस होता है। ठीक है। और अगर हम देखना चाहें तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके अभी बता देता हूँ आपको यहाँ पर। यहाँ देखिए भाई, माना हमने कि ए, बी और सी पार्टनर से 3:2:1 की रेशो में, ठीक, करेक्ट। और बी जो है वो चला गया। क्या हो गया? बी चला गया, गया रिटायर हो गया, कुछ भी हो गया, बी चला गया। बी का शेयर कितना है बताइए? 2/6 है बी का शेयर। ठीक। गेनिंग रेशो कितनी है? गेनिंग रेशो अगर बी के जाने के बाद ए और सी की बचती है, बताइए क्या है? 3:1 है। ठीक। गेनिंग रेशो 3:1 है। नाउ गेनिंग शेयर ऑफ ए क्या बनेगा बताइए जरा? 3/4 ऑफ 2/6 बनेगा। कितना बनेगा बताइए? ये से काट दिया जाए, नहीं काटते तो 6/24 कर दिया, इसका शेयर बन गया। गेनिंग शेयर ऑफ सी क्या बनेगा बताइए? 1/4 ऑफ 2/6, कितना बनेगा? 2/24 बनेगा। अब आप डिफरेंस देख रहे हैं। गेनिंग रेशो 3/4 और 1/4 है, लेकिन गेनिंग शेयर क्या है? ठीक है। तो अब अगर आप ए का नया शेयर निकालेंगे तो क्या करेंगे? 3/4 प्लस 6/24 ऐड करेंगे, 1/4 प्लस 2/24 ऐड करेंगे, 3/4 प्लस 1/4 नहीं करेंगे, और 1/6 प्लस 1/4 नहीं करेंगे। गेनिंग शेयर और गेनिंग रेशो में, सेक्रीफाइसिंग शेयर और सेक्रीफाइसिंग रेशो में बड़ा फर्क है। ये क्वेश्चन के आने के 3 नंबर के चांस का ध्यान रखना। इसको ध्यान से संभाल के चलेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इज दैट फाइन? ये जो आपको क्वेश्चन दे रखे ना करने के लिए, वही दिख जाएगा क्वेश्चन आपको, ऐसा वाला एक, वो इलस्ट्रेशन में दिखेगा, एक्सरसाइज में दिखेगा, दिखेगा। ठीक है, चुन चुन के क्वेश्चंस रखे हैं। अब अगर उसको फॉलो करते हुए चलते हैं, एक दिन का टारगेट पूरा कंफर्टेबली रिवीजन अच्छे से हो जाएगी, आप लोगों की कोई ऐसी परेशानी नहीं आने वाली है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इलस्ट्रेशन
उसके बियॉन्ड करने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। काफी अपने आप में एक एक सैंपल पेपर रोज कर लेंगे, you'll फील योर सेल्फ कंफर्टेबल। और उसके बाद भी 24 और 25 का दिन आपके पास अच्छा खासा बचता है, ठीक है। और बाकी कोई परेशानी है तो आई एम हियर। 3 दिन है आपके लिए ठाकुर। इधर देखिए। हाँ बोलिए। नहीं, वो पुराने वाले तो आपको 24 को देखना है, वो कौन से वाले, वो प्लान को देखना है उसके हिसाब से। वो जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है, प्रीवियस ईयर का पेपर है, कंपार्टमेंट का पेपर है, वो मैं ढूंढ के भेज दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी, ठीक है। नॉर्मल जो बुक के सैंपल पेपर्स उन्हें कर लीजिए, लेकिन एक और चीज है भाई, मैंने आपको लिख रखा है यहाँ पर, प्लीज वो मैं बीच में बोल रहा हूँ। आपने जितने भी सैंपल पेपर्स करे थे, अपनी गलतियां नोट करी थी किसी ने, करी होंगी ना, उनको प्लीज एक बार पढ़ते हुए जाना। वही गलतियां आपके माइंड का ऑब्स्टेकल ने ध्यान रखे हैं, वही गलतियां आपको क्या करेंगी, दोबारा तंग करेंगे एग्जाम के पेपर में। जितना ज्यादा एक्सपोजर उन गलतियों का आप लेंगे, उतना आपका पेपर आसान और स्मूथ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब आप बोर्ड का पेपर करके निकलेंगे ना, तब आप बोलेंगे, अरे सर, ये था पेपर, सारा साल परेशान करके रखा, डिस्गस्टिंग। अच्छा पता है, जब पेपर आसान आता है, बच्चे आके शिकायत करते हैं, क्या सर इतना आसान पेपर आ गया, इतना कराया इतना। अबे आसान आ गया तो शुक्र मनाना, ये क्यों बोल रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। मुश्किल आता तो फिर रोता हुआ आता। ऐसा नहीं करना, ठीक है भाई। पेपर ऐसे से वाला आएगा। इधर चले। तो चेंज इन पीएसआर में क्या करते हैं, ये ऑल्टर्ड वैल्यूज होती है उनको नहीं दिखाते हैं। और एक सबसे बड़ा जो मतलब बहुत गड़बड़ कर रहे होते हैं बच्चे, क्या करते हैं, तो आप में से कुछ लोग करते हैं ऐसी गलतियां, कि भाई फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। 1 लाख का फर्नीचर था, कितना 10% कम करते तो बैलेंस शीट में 90 आना चाहिए, और रिवैल्यूएशन में 90 लिखाते हैं, ठीक है। और फिर बाद में बोलते हैं ओह शिट, ये क्या करा, ठीक है। ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपको मालूम है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड शोज बेनिफिट टू यू, डेबिट साइड शोज लॉसेस टू यू, तो भाई कम से कम बुद्धि तो लगाओ यार, क्यों डाल रहे हो उस तरफ। अगर आपकी असेट्स डिप्रिशिएट हो रही है तो क्रेडिट साइड में क्यों डाल रहे हो, यार प्लेस होता है। और रिवैल्यूएशन में इंक्रीज डिक्रीज वाली वैल्यू जाती है। और ध्यान रखिएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, द रिजर्व्स कभी डायरेक्टली रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाते हैं, ठीक है। उनके अगेंस्ट अगर शॉर्टेज बढ़ जाए या वो फालतू हो जाए, तब जाएंगे रिवैल्यूएशन में, अदरवाइज नहीं जाएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, आपने क्या करते, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, और उसकी शॉर्टेज पड़ गई, क्लेम आ गया 50,000 का, कंपनसेशन 40,000 का था, तो 10,000 जाएगा रिवैल्यूएशन में। और तब भी वर्कमैन कंपनसेशन के नाम से नहीं जाएगा, क्लेम फॉर कंपनसेशन के नाम से जाएगा, ठीक है। ऐसा करके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था, ऑल द डेटर्स आर गुड, फिर क्या करेंगे, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को कहाँ डाल देंगे, क्रेडिट साइड में डाल देंगे। ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ये ऑल्टर्ड वैल्यू की बात कर दी, से ये भी ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा मुश्किल काम नहीं था। यहाँ देखिए, रॉन्ग कैलकुलेशन तो अक्सर लोग कर रहे होते हैं। अभी दीदी कल बैठी थी हमारे सामने, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था कि आफ्टर रिटायरमेंट दे विल डिसाइड टू शेयर देयर प्रॉपर्टीज इन इक्वल अमाउंट। और फिर वो ओल्ड रेशो न्यू रेशो, तो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकलना था, उसके बाद क्वेश्चन होना था। तो वो लास्ट लाइन में लिखा था, हम बोल रहे हैं क्वेश्चन को बार बार बॉटम से टॉप तक पढ़िए, हमेशा यही करना है। क्वेश्चन पढ़ते समय पहले निशान लगा लिए कि क्या पूछा है। अब हमारे छोटे स्कूल में 11th में क्या करा, कि 6 नंबर के क्वेश्चन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया, बोला भी ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस बनाइए। 150 बच्चों में से 140 बच्चे बैलेंस शीट भी बना के आए। सर हमने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, भाई क्वेश्चन कह रहे हैं कि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाओ, तो वही बनाओ ना, बैलेंस शीट क्या बना रहे हो। तो तुमसे पूछ रहा है कि सिर्फ रियलाइजेशन बनाइए, आप रियलाइजेशन नहीं बनाएंगे, आप कैपिटल नहीं बनाएंगे, कैश बैंक नहीं बनाएंगे। आपसे पूछा है कि रिवैल्यूएशन और कैपिटल बनाएंगे, तो वही बनाना है, बैलेंस शीट नहीं बनानी है, ठीक है। एग्जामिनर इंप्रेस नहीं होगा, वो कहेगा व्हाट एन इडियट, ठीक है, ऐसा करके बोलेगा। सर एक डाउट है। स्टूडेंट्स, हाँ बोलिए। सर अगर जर्नल एंट्रीज पूछी हो उसमें डिसोल्यूशन में, हाँ तो जी। बनाना है हमें अकाउंट वो वाला तो वर्किंग नोट में? अरे क्या कह रहा है लड़का है, देखो वही बात हो गई। अगर आपको डिसोल्यूशन में जनरल एंट्रीज बोली गई हैं, तो भाई क्यों बनाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, नहीं वो रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाओगे, देयर इज नो नीड। नहीं बनाना उसको, आपने बिल्कुल नहीं बनाना है। जनरल एंट्री मतलब जनरल एंट्री करनी है, ठीक है। ओके आपको सर। नहीं बनाना, और मैंने करवा रखा है आपको, बिना रियलाइजेशन अकाउंट बनाए प्रॉफिट लॉस निकालना बता रखा है आपको। क्यों वेस्ट कर, डबल टाइम लगेगा। हाँ, प्लस माइनस वाले तरीके से, ठीक है। इधर देखिए, और यहाँ पर क्या होता है कि अच्छा, एक बड़ा गड़बड़ करते हैं बच्चे, कि
कैपिटल एडजस्टमेंट के टाइम पे लिखते हैं क्या कि कैपिटल इज टू बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। वो पता है क्या करते हैं, कैपिटल के साथ साथ करंट अकाउंट पूरा खोल देते हैं। भाई कैपिटल एडजस्टमेंट कैश या बैंक से कर रहे हैं ना, डेबिट में कैश या क्रेडिट बैंक लिख के ऐसे ही तो करते हैं। अगर बोले बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, तो डेबिट में करंट की कैश की जगह करंट लिख देंगे, क्रेडिट में कैश की जगह करंट, इतना ही तो करना है। और सुनो, अकाउंट टू अकाउंट डायगनली जाएगा, और अकाउंट टू बैलेंस शीट क्या आ जाएगा, सीधा। तो अगर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में करंट आया तो वो कहाँ दिखेगा, लायबिलिटी में करंट। और अगर एसेट्स में करंट दिखा तो कहाँ दिखेगा, और क्रेडिट साइड में करंट दिखा तो कहाँ दिखेगा, एसेट्स में दिखेगा। इतना करना है बस, लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं। बेटा कैपिटल अकाउंट से बैलेंस शीट में जा रहे हो ना। हाँ, तो अगर डेबिट साइड में देखो, यहाँ देखिए देखिए इस तरह से, जैसे मान लो, यहाँ देखिए, अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है, आपके पास सपोज ये ये बन गया आपके पास, ए बी और सी तीनों पार्टनर्स आपके पास बैठे हैं, यहाँ पर ए बी और सी तीनों पार्टनर्स बैठे हैं, ठीक है। ऐसे आपने कर दिया सब कुछ काम यहाँ पर पूरा। और जब आपकी फाइनल कैलकुलेशन हुई तो यहाँ लिखा हुआ आया सीज करंट, ऐसे लिखा हुआ आया मान लो। और ये सी का करंट लिखा हुआ आया, सॉरी, सी का नहीं, सिर्फ करंट लिखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ करंट अकाउंट। और वो ये 20,000 रुपये सी के अकाउंट में लिखा हुआ आया। यहाँ भी करंट अकाउंट आया लिखा हुआ, और यहाँ 10,000 रुपये ए के अकाउंट में लिखा हुआ आया। अब हम नीचे बैलेंस शीट बना रहे हैं, अगर मान लो बैलेंस शीट बनती है, अगर तो आपका बैलेंस शीट का ट्रेंड खत्म हो गया है, तो क्या करना है देखिए, एसेट्स में और यहाँ लायबिलिटी में। ये देखिए, तो ये जो करंट है, ये वाला करंट किसके अकाउंट में दिख रहा है, ए के। इसे यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए इज करंट। कितना लिखेंगे आप, 10,000 रुपये एसेट साइड में लिखेंगे। और ये क्या लिख रहा है, करंट किसके अकाउंट में दिख रहा है, सी के, क्या लिखेंगे, सीज करंट अकाउंट, कितना, 20,000 रुपया। इसका मतलब है इससे पैसा लेना है और इसको पैसा देना है। अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ करंट की जगह कैश होता तो क्या मतलब होता है इसका, पैसा लाएगा। और अगर यहाँ करंट की जगह क्या होता, कैश होता, तो क्या हो जाता, ले जाएगा। हम्म? ले जाएगा, ले जाएगा, लाएगा। ये लाता है, वो ले जाता है। इस तरफ पैसा जो होता है वो क्या होता है, लाता है, इधर वाला ले जाता है। लाना है तो हमारे लिए एसेट्स है, ले जाएगा तो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटीज है। ऐसा लेके चलते हैं उसको, ध्यान रहेगा इसका। और कैपिटल एडजस्टमेंट सबसे ज्यादा आसान चीज होती है। और अगर देखो, अगर आप कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं भी कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है, तो कुछ नहीं यार, मतलब बैलेंस करके छोड़ दो, बजाय कि गलत कैलकुलेशन करो। 6 नंबर के क्वेश्चन में 4.5 5 नंबर मिल जाते हैं अगर आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट ठीक नहीं है तो। इसका मतलब ये है कि आप कैपिटल एडजस्टमेंट में अननेसेसरी अपना टाइम डिवोट ना करें, अगर गलती हो रही है तो छोड़ दें उसको वहीं पर ही, ठीक है। उसके मन में आवाज है कि कितना तो छोड़ें, ठीक है, चलते चलो यार, क्या फर्क पड़ रहा है। अगर आप कूल होके काम करेंगे तो बाद में आके आप उस जगह पे आएंगे, वो ठीक हो जाएगा आपका, उसमें गलती नहीं आएगी आपको। अ, याद है गुडविल के क्वेश्चन में हम करते थे, किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर को गेन हो जाता था तो क्या करना चाहिए उसे, डेबिट कर देते हैं, अलॉन्ग विद सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, अलॉन्ग विद गेनिंग, अलॉन्ग विद प्रीमियम फॉर गुडविल, उसको भी आप क्या करते हैं देखें। रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व जो होते हैं, वो आप पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में डालेंगे, बांट देंगे ना उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, ये कितनी है छोटी सी, ठीक है। और अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है क्या, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड लायबिलिटी है, और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इज लायबिलिटी, उनको नहीं बांटते हैं कभी भी। उनमें होने वाला अप एंड डाउन कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में जाएगा, समझ रहे। हाँ लायबिलिटी है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इज रेज बाय 10,000, कहाँ लिखोगे उसको, रिवैल्यूएशन में लिखोगे, ठीक है जी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड 10% मोर, कहाँ लिखोगे, रिवैल्यूएशन में लिखोगे। लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन फंड अगर इंक्रीज करना है तो वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू इंक्रीज होता है। रिजर्व अगर बनाना है तो किसके थ्रू होता है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू बनता है वो, ऐसा करके, ठीक है। ये देखो, ये लिखा हुआ ना, स्टूडेंट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, पेंशन फंड among old partners which are to be treated as an ordinary या outside liability। क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है आप लोगों ने, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, ठीक है। रॉन्ग ट्रीटमेंट हो चुका है। स्टूडेंट रॉन्गली ट्रांसफर इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटी इन द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड एनी डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट। लायबिलिटी कम अगर होती है तो हमारे लिए फायदा है, एसेट्स कम होती है तो हमारे लिए नुकसान है।
अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज अ लॉस टू अस, अनरिकॉर्डेड एसेट्स इज गेन टू अस, प्रॉफिट टू अस। ये एक ना रिटायरमेंट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने लिख रखा है शीट के अंदर, उसको करना आपको पता चलेगा, वो मैंने डिस्कस कर रखा है। ठीक है। स्टूडेंट फॉरगेट टू शो टू साइड इफेक्ट्स ऑफ एनी एडजस्टमेंट्स मेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सबसे बड़ी गड़बड़ क्या करते हैं पता है? अब बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड भाई रिवैल्यूएशन में डालते हैं लोग। क्यों करते हो भाई ऐसा? बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड की एंट्री पता है क्या होती है? डेटर डेबिट टू बैंक, यानी डेटर में ये जुड़ेगा और बैंक से कम होगा, खत्म। रिवैल्यूएशन में तो गया ही नहीं। बी आर डिसऑनर्ड, क्या एंट्री बनेगी? डेटर डेबिट टू बी आर, बी आर से कम होगा और डेटर में जुड़ जाएगा, रिवैल्यूएशन में जाएगा ही नहीं। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, डेटर बढ़ जाता है और बैंक कम हो जाता है। बी आर डिसऑनर्ड, डेटर बढ़ जाता है और क्या होता है? बी आर कम हो जाता है। बी आर एंडोर्ड एंड डिसऑनर्ड, क्या होगा? डेटर भी बढ़ेगा और क्रेडिटर भी बढ़ेगा। पर रिवैल्यूएशन में तो जाने ही नहीं है उसको, नहीं जाएंगे रिवैल्यूएशन में। मतलब हाँ रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। और यही कंसेप्ट जो है डिसोल्यूशन में भी है। ठीक है। अरे बी आर एंडोर्स एंड डिसऑनर जब होगा ना, तो एंट्री क्या बनेगी? डेटर डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। डेटर बढ़ेगा और क्रेडिटर घटेगा बैलेंस शीट में। इसको रिवैल्यूएशन में नहीं दिखाएंगे। यही कंसेप्ट अगर डिसोल्यूशन में आता तो क्या करते हैं? बी आर डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे आप? रियलाइजेशन टू बैंक एंट्री करेंगे। क्या करेंगे? रियलाइजेशन टू बैंक, क्योंकि आपके बैंक से पैसा कट जाएगा। बाद में बोलता है कि 50% वॉज रिकवरेबल फ्रॉम डेटर, फिर कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन करेंगे। नथिंग इज रिकवरेबल तो एक ही एंट्री पे छोड़ देंगे। ठीक है। वो जो आपको जनरल एंट्री लगाई है, वो सारी जनरल एंट्री डिस्कस करी थी हमने, उनको पढ़ना है एक बार दोबारा। देखो बेटा, जनरल एंट्री तो सिर्फ पढ़नी है आप, ये नहीं कि सॉल्व करने बैठ जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जो आपकी बुक में पास्ट ईयर के दिख रहे हैं ना आपको, उसमें कुछ तो मैंने निशान लगा रखे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का, और कुछ थ्योरी वाले हैं। पास्ट ईयर में थ्योरी के क्वेश्चंस भी है 1 मार्कर। अगर आपको थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं मिलता तो आपकी बुक के पीछे पास्ट एग्जाम में थ्योरी, पास्ट एग्जाम दो कंपोनेंट में बटा हुआ है, एक थ्योरी में बटा हुआ है और एक प्रैक्टिकल में बटा हुआ है। प्रैक्टिकल वाले मैंने सारे लिख दिए हैं, थ्योरी वाले के सिर्फ पेज नंबर लिखे हैं। उन थ्योरी वाले में आपको 1 मार्कर मिलेगा, एमसीक्यू मिलेगा, एसर्शन रीजनिंग मिलेगा, उनको पढ़ना है। बोलो। हाँ, रियलाइजेशन टू बैंक एंट्री बनती है। हाँ, क्या करना है मैं उसको, कोई जब कोई कहाँ से रियलाइज, डिसोल्यूशन में एक एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू और वो रियलाइज नहीं तो क्या करूंगा मैं? मेरे तो अंडा है वो। तुम्हारे फर्नीचर की रियलाइजेबल वैल्यू 15,000 है और रियलाइज ही नहीं हुआ, क्या करूंगा मैं उसका? तो बेकार है, इसलिए ऐसा कर रहा है। भाई एक बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर था, ठीक है जी, उस बिल की रियलाइजेबल वैल्यू 20,000 थी। अब बैंक को तो आपने 20,000 भर दिया, एंट्री बन गई रियलाइजेशन टू बैंक। अब क्वेश्चन में आगे कुछ बोला ही नहीं, तो 20,000 रिकवर ही नहीं हुआ इसका मतलब। लेकिन अगर बोलता कि आउट ऑफ द बिल 50% इज रिकवरेबल, तो क्या एंट्री बनती? कैश टू रियलाइजेशन होता ना फिर डिसऑनर होने के बाद हम डेटर को पकड़ते ना, भाई पैसा ला हमारा, कहता भाई मैं तो नहीं दे सकता, मैं तो डूब गया। इट्स एन एब्सोल्यूट लॉस टू यू। ठीक है जी। आगे चलें जरा, देखो ये हो चुका है यहाँ पर, और थोड़े चले आगे। आ, हाँ। अच्छा ये देखो जरा, एक और चीज देखिएगा यहाँ पर, ये अक्सर गलती करते हैं लोग। यहाँ देखिए क्या, यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास लिखा है फर्नीचर, रुपीज 50,000 का। तो हमने लिखा है क्या? फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय रुपीज 5,000। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, क्या हुआ इसका मतलब? कि रिवैल्यूएशन डेबिट टू फर्नीचर कर दिया कितने से? 5,000 से। 5,000 का आपको अपनी वैल्यू कितने से कम करनी है? 5 से कम करनी है। एसएस में 5,000 कम करेंगे और रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में डाल देंगे, ठीक है। फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड टू रुपीज 5,000, इसका क्या मतलब है? कि भयंकर गड़बड़ हो गई है। 50,000 का डिप्रेशन घट के कितना रह गया? 5,000 रह गया, तो कितने का डिक्रीज है? 45,000 का डिक्रीज है। तो रिवैल्यूएशन में कितना जाएगा? 45,000 का। बैलेंस शीट में कितना दिखेगा? सिर्फ 5,000। डिप्रिशिएटेड बाय
डेप्रिशिएटेड टू, तो आपको फर्क समझना है। एक और चीज दिखा रहा हूँ, देखिए आपके यहाँ पर, यहाँ ये बैलेंस शीट है, ठीक है, यहाँ बैलेंस शीट है। हम्म। और यहाँ एसेट साइड में हमारे पास एक चीज लिखी है, क्या? प्लांट। प्लांट लिखा हुआ है हमारे पास कितने का? 4,50,000। ठीक है। एडजस्टमेंट लिखा है क्या? और यहाँ लिखा मशीनरी। मशीनरी 2,10,000 की लिखा है। प्लांट इज शोन एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। रुक जाए आप। और मशीनरी, मशीनरी इज शोन एट, मशीनरी इज शोन एट, कितना बोले हम इसको, मैं बढ़ा के दिखाना चाहता हूँ। मशीनरी शोन एट 2,40,000 है ना, एट 120%। अब देखो, अब क्या मतलब है इसका, कि ये जो प्लांट है ना, ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू से कितने पे दिख रहा है? 90% पे दिख रहा है। और ये जो मशीनरी है ना, अपनी ओरिजिनल वैल्यू को 120% दिख रहा है। ठीक है, तो पहले हम ओरिजिनल वैल्यू निकालेंगे, फिर देखेंगे ये बड़ी वैल्यू पे दिख रहा था, घटी पे। अब देखिए कैसे दिखाएंगे इसको। ये जो प्लांट है, ये हमारा कितना? 4,50,000। दिस 4,50,000 रिप्रेजेंट 90% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। तो व्हाट इज योर ओरिजिनल वैल्यू? ओरिजिनल वैल्यू ऐसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे ओरिजिनल वैल्यू। मतलब 450 इज 90, देन व्हाट इज 100? व्हाट इज योर 100? व्हाट इज योर आंसर? 5 लाख। तो अब आप मुझे बताइए, इसको अगर हम उससे कंपेयर करेंगे, अब हमारी मशीनरी कितने की दिखेगी? फर्नीचर 50,000 ज्यादा दिखेगी। रिवैल्यूएशन में कितना अमाउंट डालेंगे आप? 50,000 डालेंगे। और नई बैलेंस शीट में कितना दिखाएंगे? 50,000 दिखाएंगे। इज दैट ओके विद एवरीबडी? बेटा पीछे पता चल रहा है? ये 450 जो है 90% वैल्यू, तो 100% वैल्यू कितनी रहेगी? 100% वैल्यू 5 लाख रहेगी। तो आपकी दिख तो रही है 4.5 लाख। 4.5 लाख की वैल्यू को बढ़ा के कितना दिखाना है आपने? 5 लाख दिखाना है ना। 50,000 का इंक्रीज हुआ ना अब। तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में 50 जाएगा, बैलेंस शीट में 5 लाख दिखेगा। अच्छा, इस तरफ वाले पे आइए जरा, इधर क्या दिख रहा है? ये 2,40,000 जो है, ये आपकी 120% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई 100% कितना हुआ जरा देखिए। तो ये काट के कितना वैल्यू निकल गया? 2 लाख। मतलब आपकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी दिखनी चाहिए? ओरिजिनल वैल्यू दिखनी चाहिए कितनी? 2 लाख दिखनी चाहिए, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे? तो अब आप देखिए 240 से घटकर कितना दिखेगा? 40। तो 40,000 का रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में दिखेगा। और बैलेंस शीट में कितने का दिखेगा अभी? 2 लाख का। डॉक्टर कपूर को दिख रहा है? गड़बड़ तो नहीं है? सुनी निगाहों से देख रही हो? याद तो नहीं आ रही सीनियर? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं, आइए देखिए जरा इधर। आप देखिए जरा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो परसिस्टेंट परेशानी है, लेकिन है नहीं, पता है, मेंटल डेडलॉक और कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है कैपिटल एडजस्टमेंट में, तुम बार बार देखोगे अगर करके, कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट्स के एग्जाम्पल्स को पढ़ जाना कि हो कैसे रखा है, बस। एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट वाला काम बहुत आसान होता है, उससे कोई परेशानी नहीं आती, सारा काम आराम से हो जाता है। When capital adjustment is to be made through current account balances were wrongly shown in the balance sheet। अभी बताया ना कहाँ जाने चाहिए बैलेंसेस, अगर बैलेंस शीट की बात करें तो सीधा जाना चाहिए, डायगोनली नहीं जाएंगे वो यहाँ पर, ठीक है। फेल टू करेक्ट कैश बैलेंस। अच्छा सुनो, अब फिर पता क्या होता है, जहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि भाई मिनिमम बैलेंस ऑफ 10,000 इज टू बी मेंटेन्ड, चाहे वो एडमिशन में बोला चाहे रिटायरमेंट, तो बैलेंस शीट में 10,000 ही जाना है। वरना क्या होगा? एडमिशन में कैसे लिखेंगे? पुराना बैलेंस, कैपिटल भी जोड़ेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल भी जोड़ेंगे, और अगर कोई लायबिलिटी पे कर दी तो उसको माइनस करेंगे, और पार्टनर का लाना ले जाना भी जोड़ेंगे, तब आपका कैश बैलेंस बनेगा, ठीक है। मान लो अगर नहीं होता ना, तो कैश अकाउंट बना दीजिए रफ में, डेबिट साइड में बैलेंस भी लिख दिया। अब जो जो आएगा वो डेबिट में डालिए, सी की कैपिटल डेबिट में डालिए, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट में डालिए, ठीक है। कोई पार्टनर लाया तो उसे डेबिट में डालिए, और किसी पार्टनर को दिया तो क्रेडिट साइड में डालिए। बैलेंस सीधे निकाल लीजिए, वही बैलेंस कहाँ जाएगा आपका? बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। तो गलत। स्टूडेंट नॉर्मली फॉरगेट टू राइट ऑफ एग्जिस्टिंग या पुरानी गुडविल। और पुरानी गुडविल को लोग सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट रहे होते हैं। प्लीज ऐसा ना करिए, ब्लंडर है भाई, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं आप। पुरानी गुडविल को ओल्ड रेशो में क्या करना होता है? खत्म करना होता है। और वो कहाँ खत्म होती है? डेबिट साइड में दिख के खत्म होती है। और नई वाली गुडविल के लिए क्या शब्द यूज करते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल यूज करते हैं। पुरानी के लिए क्या यूज कर सकते हैं? सिर्फ गुडविल शब्द लिख लीजिए वहां पर, ठीक है।
अच्छा, स्टूडेंट नॉर्मली रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन इट इज नॉट आस्क्ड। वो तो जब हम क्वेश्चन करते समय एंट्री कराते हैं ना, आदत बनाता है कि थोड़ा सा ठीक से लिखे, देयर इज नो नीड फॉर दैट। आपको मालूम है कि क्रेडिट में क्या जाना, डेबिट में। लेकिन अगर आपको लगता है इसके बिना नहीं चल सकता काम, तो वर्किंग नोट में एंट्री करके फिर अकाउंट के अंदर उसे पोस्ट करिए। ठीक है, चले थोड़ा सा आगे। और ये तो रॉन्ग कैलकुलेशन परसिस्टेंस है। स्टूडेंट फॉरगेट टू क्रेडिट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन अ कंटिन्यूइंग पार्टनर आल्सो सेक्रीफाइस ड्यू टू, तो जैसे हम बोलते हैं ना गेनिंग को डेबिट करना है, ऐसे रिटायरमेंट में क्या होता है कि भाई जाने वाला सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कोई और पुराना पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर जाए, तो आपको मालूम है ना, गेनिंग विल ऑलवेज कंपनसेट सेक्रीफाइसिंग। तो सेक्रीफाइस जाने वाला तो क्रेडिट होगा ही होगा, जो पुराना भी सेक्रीफाइस कर रहा है वो भी तो क्रेडिट होगा। और एडमिशन में उल्टा होता था भाई, नया पार्टनर गेनिंग है, पुराना भी गेन कर जाए तो नए वाले की तो प्रीमियम डेबिट होती थी, और पुराने वाले की तो प्रीमियम डेबिट होती, नए वाले की प्रीमियम डेबिट होती थी, पुराने वाले का कैपिटल डेबिट होता था। ऐसा करके चलते थे। ये देखिए, आप देख रहे हैं क्या रिटायरमेंट डेथ वाले में ना, टाइम पीरियड इज इग्नोर्ड, प्रॉफिट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में, याद है। और प्रॉफिट फॉर इंटरवीनिंग पीरियड में टाइम पीरियड तो भूल ही जाते हैं लोग। लेकिन प्रॉफिट कैलकुलेशन में याद है ना, टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस था। टाइम बेसिस में तो टाइम पीरियड कंसिडर करेंगे, लेकिन टर्नओवर बेसिस में टाइम पीरियड आपको नहीं कंसिडर करना होता। सेल फॉर इंटरवीनिंग पीरियड जनरली गिवन होती है। इस एग्जाम्पल को जरूर से रिवाइज करें जिसमें लिखा है सेल इज इंक्रीज बाय 20% और प्रॉफिट इज डिक्रीज बाय 10%। है ना, ऐसा क्वेश्चन करा था हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, while transferring share of retired deceased partner out of the current year's profit। अच्छा, एक बार क्या होता है पता है, अब एक ये भी बड़ा पॉपुलर सा क्वेश्चन है कि आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, किसी एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स या 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, 3 साल का तो प्रॉफिट एडजस्टमेंट में गिवन है, और 1 साल का लॉस कहाँ गिवन है, बैलेंस शीट में। तब बच्चा फिर कंफ्यूज है, यार ये तो 3 साल का प्रॉफिट है। नहीं, आपके पास यहाँ देखिए, देखो इस तरह से, ये हमने क्या किया यहाँ पर, ये हमारे पास एक बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है, ऐसे बैलेंस शीट गिवन है, ठीक। और इस तरफ यहाँ लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस 20,000, बस ऐसा दे रखा है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, गुडविल जो है वो कैसे निकालनी है, पास्ट 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे निकालना है। और मान लो ये हमारे पास क्या है, 31 मार्च 24 गिवन है, और 31 मार्च 23, 31 मार्च 22, 31 मार्च 21, ये 1 लाख दे रखा है, ये 2 लाख दे रखा है, और ये 3 लाख दे रखा है। और गुडविल किसके हिसाब से निकालनी है, 4 साल की। आदमी बैलेंस शीट देखता ही नहीं है, वो तो कहता है यार 3 साल क्वेश्चन ही गलत है जी। क्वेश्चन गलत थोड़ा ही है, 3 साल का प्रॉफिट एडजस्टमेंट में है और चौथे साल का प्रॉफिट कहाँ है, ये लॉस है, ये कहाँ गिवन है, बैलेंस शीट में। अगर ये इधर होता तो क्या होता, प्रॉफिट होता। इसका ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम अक्सर आपको रिटायरमेंट डेथ के क्वेश्चन में दिखेंगी, है। और एडमिशन में भी जो गुडविल की कैलकुलेशन में ऐसी प्रॉब्लम देखेंगे, अगर एग्जामिनर आपको क्या करना चाहे तो, तंग करना चाहे तो, इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो मैं उस पर ज्यादा बात करूंगा ही नहीं कुछ भी, ठीक है। यहाँ स्टूडेंट फॉरगेट तो शो टू साइड इफेक्ट एडजस्टमेंट, ठीक है ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ, अब यहाँ देखिए, आपका क्वेश्चन जनरल एंट्री का है, लेकिन आप बनाए दे रहे हैं रिवेल्युएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ये तो बार बार बोल रहा हूँ, ये तो बेवकूफी बहुत बड़ी। आपको बोला जनरल एंट्री करने के लिए, तो जनरल एंट्री करिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सपोज आपको जनरल एंट्री नहीं आती, नहीं आती ना, आपको लगता है कि यार मैं अकाउंट बना दूं तो एग्जामिनर एक आध नंबर दे देगा, नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा ही नहीं। एग्जामिनर इज बाउंड विद मार्किंग स्कीम। अगर मार्किंग स्कीम कहते हैं कि जनरल एंट्री के बाद किसी बच्चे ने अगर एक अकाउंट बना तो 1 नंबर अलॉट, तो 1 नंबर अलॉट देंगे, वरना किसी के बाप में दम नहीं है कि वो आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा दे दे। नोबडी कैन गो बियॉन्ड मार्किंग स्कीम, जा ही नहीं सकते। तो दिल पर बहुत भारी पत्थर रखे हमें क्या करना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है, लिखना पड़ता है नॉट आस्क्ड, और उसे क्रॉस करके जीरो दे देते हैं। तो क्यों कर रहे हो ऐसा काम, नहीं यार जनरल एंट्री तो छोड़ दो ना, उस क्वेश्चन को अगले को कर लो, ठीक है। आपको नंबर नहीं मिलने वाले, एंट्री का क्वेश्चन है, एंट्री पे नंबर मिलेगा, अकाउंट में एक नंबर नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अननेसेसरी कोशिश भी मत करना। कई लोग सोचते हैं ना कि एग्जामिनर का दिल पिघल, किसी का दिल नहीं पिघलता, किसी का दिल नहीं पिघलता। वी आर मशीन्स वाइल चेकिंग द आंसर शीट्स, ठीक है। हाँ, कोई 80 जा रहा हो, किसी का कुछ वैसा हो रहा हो, तो थोड़ा सा दिल में हो जाता है, या कोई फेल हो रहा हो मान लो,
लग रहा है कि भाई हाँ ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है मार्जिन से, वहां थोड़ी पॉसिबिलिटी बनती है, अदरवाइज नहीं, कोई भाईबंदी नहीं होती कुछ भी। तुम जितने मर्जी दुख भरी कहानी लिखाओ, मैं 5 रात से सोया नहीं हूँ, मैं 4 रात से जगा नहीं हूँ, कह रहा टू हेल विद यू, 4 दिन और सो जा, हमें नहीं कोई फर्क पड़ता। ठीक है। तो मेरे प्रोफेसर साहब ने एक बार क्या किया कि वो सीबीएसई के मार्किंग स्कीम कमेटी के हेड थे, बिजनेस स्टडीज का पेपर सेट करा उन्होंने। और वो एक केस उनके पास ऐसा आया कि टीचर्स ने रिपोर्ट कर, उसमें लिखा था कोई एग्जामिनर, मेरा कनेक्शन दाऊद इब्राहिम के साथ है, मुझे पास कर दियो, नहीं तो पॉइंट ब्लैंक पे गोली मारूंगा। ठीक है। तो मैंने कहा सर क्या किया फिर आपने, कह रहा कुछ नहीं, एफआईआर करवाई फिर, कह रहा पॉइंट ब्लैंक पे गोली मारने की बात कर रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे वो तो मैंने ही ट्रैक कर दिया था एक बार। सुनो, मतलब एक ना स्लिप दिखी मुझे, और स्लिप में उसमें एग्जाम उस बच्चे ने अपना नंबर लिख रखा था। मैंने नंबर देखा, नंबर से उसने सेल्फी ले रखी थी, तो मैंने सेल्फी वाले पार्ट को दूसरे के फोन के रखा, तो उसके स्कूल का नाम आ गया। स्कूल के नाम को गूगल पे सर्च करा, पता चला इधर मुरादाबाद का कोई स्कूल था। निकाल लिया मैंने नंबर, स्कूल का एड्रेस निकाल लिया उसके, क्या था, सिर्फ उसकी सेल्फी से। बच्चे ने अपने डीपी पे सेल्फी लगा रखी थी ना स्कूल के बाहर की, मिरर इमेज में उसका स्कूल का नाम उल्टा आ रहा था। तो मैंने मिरर इमेज को वहां दूसरे फोन के सामने रखा, क्लिक करा, इमेज सीधी आ गई, स्कूल का नाम पढ़ लिया, गूगल पे सर्च करा, स्कूल का नाम नाम निकल आया। उसने हमें धमकी थोड़ी दी थी, 500 का नोट रख के गया था, समोसा पार्टी हुई। चलो, डिसोल्यूशन। सर एक सुनो, एक चीज समझना डिसोल्यूशन में प्लीज, वो जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ना एक एक एंट्री का, तो वहां ऑब्वियस मीनिंग है कि ट्रांसफर ऑलरेडी हो चुका है। समझ रहे हैं? नहीं, कई बार तो लिखा आता है ना कि आफ्टर एसेट्स एंड लायबिलिटी हैज बीन ड्यूली ट्रांसफर्ड, नहीं भी लिखा है तो मतलब ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है। ट्रांसफर कब नहीं होता, जब फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है। क्या आता है कि एबीसी पार्टनर थे, और ऐसा करके रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री, पूरी बैलेंस शीट गिवन और तब जनरल एंट्री, तब आपको ट्रांसफर की एंट्री भी करनी है और सेटलमेंट की एंट्री भी करनी है। लेकिन जहां इंडिपेंडेंट 6 एंट्री हैं, कहीं बोल रहा है कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स इज रियलाइज, कहीं बोल रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय ए बॉर्न बाय बी, ऐसे क्वेश्चन में आपको ट्रांसफर नहीं करना है। इट इज वेरी मच टू बी अज्यूम्ड कि वो ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी हैं, इवन इफ इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन। नहीं करोगे तो 12 एंट्री बन जाएंगी 6 की, पहले तो ट्रांसफर ट्रांसफर की बनेगी, फिर सेटल करने की बनेगी। तो आपको ट्रांसफर की एंट्री वहां नहीं करनी है। ट्रांसफर की एंट्री कब करनी है, जब फुल फ्लेज क्वेश्चन है, और तब बोले रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज। ठीक है। और 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 अलग अलग एंट्रियां हैं, इट इज अज्यूम्ड कि ऑलरेडी ट्रांसफर, अगर मन नहीं भी मानता है नोट लिख देना, क्वेश्चन इज सॉल्व अज्यूमिंग दैट एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ड्यूली ट्रांसफर्ड। वैसा करके बचाएंगे अपने आप को। ठीक है। तो एसेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड एट रियलाइज वैल्यू, लायबिलिटीज आर नॉट रिकॉर्डेड एट सेटलमेंट वैल्यू। ठीक है। और ये हमने बताया था आपको कि एसेट्स के बारे में, टेंजिबल एसेट्स के बारे में नहीं बोला जाए तो क्या मानना, फुल वैल्यू पे उसे रियलाइज कर लिया। लायबिलिटी के बारे में कुछ ना बोला तो उसे क्या करते हैं, पूरी वैल्यू पे पे कर देते हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट व्हाट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, याद है सी ग्रुप के आइटम, उनको छोड़ के बाकी सबकी आपको पेमेंट करनी होती है। ठीक सर है एक जी, डाउट है। बोलिए। सर अनपेड एक्सपेंसेस अगर गिवन हो उसमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन हो उसके अनपेड बारे में। कौन से चैप्टर में है? सर डिसोल्यूशन में अनपेड एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में हाँ, गिवन है और कोई बैलेंस इन्फॉर्मेशन शीट नहीं में है उसके अनपेड बारे में। एक्सपेंसेस हैं, मान लो, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, आपकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू बैंक, काम खत्म। सर सीधी कोई सी बात। इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं हो तो। तो भाई, लायबिलिटी में ये नहीं देखते कि करंट है नॉन करंट है, लायबिलिटी तो पे करनी है। एसेट्स में देखेंगे ना आपकी टेंजिबल इंटेंजिबल है, लायबिलिटी में तो कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास। इफ एनी लायबिलिटी एग्जिस्ट, यू हैव टू सेटल इट ऑफ। ठीक है। हाँ बोलिए। तो कुछ नहीं करते, वो तो प्रोविजन है, प्रोविजन तो हमारा होता है। अच्छा, आपको मालूम है, अरे ट्रांसफर करते हैं उसको, ट्रांसफर करके छोड़ दे, क्रेडिट साइड में डाल दे, मतलब बेनिफिट है आपको। गुडविल को ट्रांसफर करके छोड़ देते हैं, बस कुछ नहीं करना उसका। हाँ, प्रीपेड एक्सपेंसेस है मान लो, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो वो तो एसेट्स हैं आपकी, खत्म, क्या, छोड़ दे ट्रांसफर। कैसे रिकवरी करोगे उसकी, कुछ कुछ नहीं कर सकते। हाँ, स्टॉक पड़ा है आपके पास, डेटर पड़े हैं आपके पास, बीआर पड़े हैं आपके पास, उनको रियलाइज कर सकते हैं आप, प्रोविडेंट फंड को पे कर देंगे, ट्रांसफर करके पे करना है उसे। हाँ, कुछ नहीं, देखो, इन्वेस्टमेंट को अपनी नॉर्मल तरीके से ट्रांसफर करिए, फंड को अपने तरीके से ट्रांसफर करिए, फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का खत्म। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बिका बिका नहीं बिका तो कोई फायदा नहीं, बिल्कुल नहीं करना। भाई प्रोविजन को कभी पे ऑफ नहीं करते हैं,
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को थोड़ी पे ऑफ करेंगे, ये तो प्रोविजन है। और इन्हें हमने ऑलरेडी कहा क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर रखा है ना, इनके बदले में तो कुछ जाना नहीं है, तो हमारे लिए तो बेनिफिट ही है वो। एनी प्रोविजन रिमेन अनयूटिलाइज इन डिसोल्यूशन इज अ बेनिफिट टू अस, लॉजिकली सोच के चलेंगे तो। और चले थोड़ा सा यहाँ पर, व्हेन एन एसेट इज रियलाइज सोल्ड अकाउंट इज रॉन्गली क्रेडिटेड, सिमिलरली व्हेन a liability settled paid liability account is wrongly debited। याद है? अब ये पता है कि तुम लोगों में बहुत लोगों ने ऐसा करा, अरे बोल दिया कि क्रेडिटर वर सेटल्ड एट 10,000 लेस, आप एंट्री लिखते हो क्रेडिटर टू बैंक डिसोल्यूशन में, क्यों लिख रहे हो भाई? आप तो रियलाइजेशन टू बैंक लिखोगे ना। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी सेटल्ड एट 10,000, एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू कैश में। रिकॉर्डेड है अनरिकॉर्डेड है, सबकी एंट्री रियलाइजेशन से जानी है। कोई भी एसेट से कोई भी लायबिलिटी अपने नाम से नहीं रिकवर होगी डिसोल्यूशन में, प्लीज ध्यान रखिएगा। भाई हमें बोला कि मशीनरी टू बी सेटल्ड, मशीनरी टू बी सोल्ड एट 10,000, तो आपकी एंट्री बनेगी बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक टू मशीनरी थोड़ी बनेगी डिसोल्यूशन में। लेकिन अगर ये रिटायरमेंट डेथ एडमिशन चेंजेस पीएसआर का क्वेश्चन है, तब आप वहां कर सकते हैं कैश टू मशीनरी। या जैसे क्वेश्चन बोल दे क्या कि मशीनरी इज टेकन ओवर बाय एबीसी इन देयर रेशो, तो आप एंट्री बनाएंगे क्या? क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन टू मशीनरी थोड़ी बोलेंगे, रिजोल्यूशन में तो ट्रांसफर हो चुका, खेल खत्म। वहां ऐसा नहीं करना, ये गलती होती है, इसको करना ठीक है। इफ एनी लायबिलिटी इज पेड ऑफ और एनी एसेट इज टेकन ओवर बाय एनी ऑफ द पार्टनर, आप उसे कैपिटल अकाउंट में नहीं डालते, वो गलती हो जाती है, इसे करना है भाई। मैंने बोला ना कि लायबिलिटी टुवर्ड्स क्रेडिटर इज पेड ऑफ बाय ए, आपकी एंट्री क्या बनेगी? ए को क्रेडिट करेंगे और रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे, ठीक है? ऐसा करना है। अगर कोई पार्टनर किसी एसेट्स को ले जाए तो क्या एंट्री करेंगे? पार्टनर्स डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन क्रेडिट करेंगे, ऐसा करना है आपको काम, ध्यान रहेगा। और ये तो बता चुके हैं, मैं कुछ नया नहीं बता रहा। ये तो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं कर रखी, मतलब बैठे हैं अंधकार के झोपड़े में, ऐसा। नहीं अरे नहीं नहीं, तुम्हें नहीं बोल रहा ये नहीं, ये बहुत लेट आई थी लेकिन इसकी रिकवरी बहुत फास्ट थी, तूने अच्छे से करा। और मेरे कई सारे मेरे प्यारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि रहे मेरे पास लेकिन उनकी रिकवरी हो ही नहीं पाई आज तक। कैश बैंक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस लोन टू पार्टनर्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है? ये लोन फ्रॉम पार्टनर्स को ट्रांसफर नहीं करते, याद है ना उसका अकाउंट बना के, बेल का येल का अकाउंट, याद है आपको कराया था। और मैंने वो जो हैंड आउट है उसमें बता रखा है कि पार्टनर्स के लोन के अगेंस्ट सेटलमेंट नहीं होता, कम ज्यादा होता, सारी की सारी चीजें डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है? ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है। यहाँ चलें जरा। स्टूडेंट फेल टू डिफरेंशिएट बिटवीन फेस वैल्यू इशू प्राइस एंड पेड अप वैल्यू, ये स्पेसिफिकली कहाँ गड़बड़ होती है? डिवेंचर में गड़बड़ होती है। मतलब वो समझ ही नहीं पाते कि नंबर ऑफ डिबेंचर को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? इश्यू प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ डिबेंचर को जब आप डिबेंचर लिखते हैं तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ डिबेंचर को किससे मल्टीप्लाई करना है? प्रीमियम और रिडम्पशन से मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ डिबेंचर को किससे मल्टीप्लाई करना है? डिस्काउंट के अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ डिबेंचर को किससे? सिक्योरिटीज प्रीमियम की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। बैंक में हमेशा क्या आएगा? नंबर ऑफ शेयर एंड नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू इश्यू प्राइस आता है हमेशा। बैंक में पैसा तो इश्यू प्राइस के नाम पे मिलता है ना। तो ये students fail to debit securities premium in case of forfeiture of share when premium is not received on forfeited shares। याद है forfeiture की एंट्री? स्केलेटन एंट्री, शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, टू शेयर forfeiture और टू फॉल्स इन एरियर, वो वाली एंट्री की बात करते हैं। प्रीमियम अच्छा, और forfeiture में ज्यादातर गलतियां होती हैं, है ना? अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज रॉन्गली कैलकुलेटेड स्पेशली वन पार्ट ऑफ forfeited shares आर रीइश्यूड। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है चॉइस में, क्या कि 1,000 शेयर फोरफिटेड, लेटर 50% ऑफ द शेयर रीइश्यूड एट इतना इतना, तो भाई फिर उस वाले क्वेश्चन को छोड़ के वो क्वेश्चन जिसमें सारे के सारे रीइश्यूड हैं वो कर लेना, वो ज्यादा आसान होगा। क्योंकि आपने देख लिया कि यार ये तो आसान है, और आखिर में आपने क्या कर दिया कि पूरे वाले अमाउंट में से यूज में माइनस कर दिया, तो फिर आपके कैपिटल रिजर्व की एंट्री गलत। और 90% केसेस में कैपिटल कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाली एंट्री लोग गलत करके आते हैं। इसके बहुत सारे वेरिएशंस मैंने आपको सिखाए थे, और जो आपको निशान लगा के दिए ना, उसमें सब कवर हो रहे हैं। आपको ये जो, अरे इसी में तो, इस वाले में, इसमें कवर हो रहे हैं सारे, सारे वो क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, सब कवर हो रहे हैं, ठीक है? इनको टिक लगाते जाइए, आप अपनी प्रोग्रेस को फील करते जाएंगे, ऐसा करके, ठीक है? लेकिन आज भी मैं बोल रहा हूँ, देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है? 4 दिन है, अपने शरीर को निचोड़ लीजिए ढंग से, है ना?
और धुएं से और वो रेड बुल से दूर रहिए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, लड़का लड़की दोनों के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि नींद आ रही है तो 4 5 10 12 पुशअप्स अपने शरीर की कैपेबिलिटी के हिसाब से मार लीजिए, नींद छूमंतर हो जाती है। Uh, in case of under subscription, the amount issued share capital and subscribed share capital is wrongly calculated. अंडर सब्सक्रिप्शन का केस आ गया। अब अंडर सब्सक्रिप्शन में तो कुछ होना ही नहीं है। पहले तो ये दे, अच्छा सुनो, एक बार फिर बोल रहा हूँ। करीब करीब 6 7 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था कि एक क्वेश्चन आया था जिसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन फुलफिल नहीं हो रहा था, क्वेश्चन 8 नंबर का था। तो मैंने बच्चों को बोल रखा था कि आप लिख दीजिए कि इशू इज नॉट टू बी फुल्ली सब्सक्राइब, इशू शुड नॉट बी सक्सेसफुल, इट हैज टू बी रिटन बिफोर द अलॉटमेंट इज टू बी डन, हाउएवर फॉर द सेक ऑफ मार्क्स आई एम सॉल्विंग इट फर्दर। सॉल्व करके आ जाना, क्योंकि अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो पता क्या हुआ, पता क्या हुआ, उस साल किसी बच्चे ने अगर क्वेश्चन नंबर 24 लिखा भी था, उसको भी 8 नंबर मिले थे। गलत क्वेश्चन में तो होता है, अगर आप अटेम्प्ट करेंगे आपको मिलेगा। आप बोलते ना क्या बोर्ड है, क्वेश्चन भी ठीक नहीं करते, जाओ हम नहीं करते। बोर्ड कहता मत करो, हम तुम्हें नंबर ही नहीं देंगे। तो क्वेश्चन गलत है, दैट्स द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गेट मार्क्स। भाई उसे तो करना ही अटेम्प्ट। चॉइस में अगर दिख रहा है कोई क्वेश्चन गलत है तो गलत वाले को अटेम्प्ट करके आना। स्मार्ट, स्मार्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स भाई। भरोसा करना मेरा, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है, आपको पूरा नंबर मिलेगा चाहे आपने एक लाइन लिख दी हो उसके अंदर। बिल्कुल। तो पता क्या हुआ था, दिल्ली में क्वेश्चन ठीक था, मतलब दिल्ली में गलत था। मार्किंग सी में लिखा हुआ है, इफ एनी स्टूडेंट हैज अटेम्प्टेड द क्वेश्चन फुल मार्क इज टू बी अवॉर्डेड। मतलब ये माना जाता है कि स्टूडेंट इज ट्रॉमेटाइज्ड व्हाइल अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन, ही और शी शुड बी कंपनसेटेड। मैं मजाक नहीं कर रहा, इट्स ए सीरियस मैट, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। ठीक है, तो गलत क्वेश्चन आपको लगता है। अच्छा सुनो, एक बार क्या हुआ कि एक क्वेश्चन रिपीट हो गया। अरे सबसे बढ़िया ऑप्शन है, और जरूर अटेम्प्ट करो उसे, रिपीट क्वेश्चन। हाँ, क्या मतलब क्वेश्चन 1 3 5, मतलब 1 2 3 4 5, दो के बाद वो क्वेश्चन आठवां भी फिर दोबारा से आ गया। बल्ले बल्ले, दोबारा करो उसे। ठीक है, करना है। नहीं हो जाता है, कई बार हो जाता है ऐसा। ठीक है। अच्छा सुनो, देखो जरा, ए रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। फॉल्ट देखिए, फॉल्ट। इन केस ऑफ इश्यू शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश, नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड कैलकुलेटेड रॉन्गली। भाई जब आप नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर निकालेंगे, तो अमाउंट पेबल टू वेंडर, अमाउंट पेबल एज परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर डिवेंचर, इशू प्राइस पर शेयर होता है। मान लिया जाए आपने वेंडर को 10 लाख देना था, 2 लाख कैश दे दिया, तो बचा 8 लाख ना। लेकिन लोग फिर भी 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 कर रहे होते हैं। अरे फॉर्मूला है अमाउंट पेबल टू वेंडर, या अमाउंट पेबल एज परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन 40 लाख की, 10 लाख कैश में दे दी, 2 लाख का बीआर कर गया, कितना बच गया? 40 में से 10 चला गया 30, दो और चला गया 28। 28 लाख डिवाइडेड बाई इशू प्राइस पर शेयर होगा, ये प्रीमियम वाले के साथ या पार होगा। और अगर डिस्काउंट है तो क्या होगा, डिस्काउंट माइनस करके या प्रीमियम जोड़ के होगा, तब आएंगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है जी। अच्छा, अच्छा एक और चीज का ध्यान रखिए, देखिए जरा, ये मैंने छोटे बच्चों को भी बताया। यहाँ देखिए, डॉक्टर कपूर आप घड़ी देख रहे हैं बार बार, कुछ नहीं, वाइंड अप कर रहे हैं, ये इससे बेनिफिट ही होगा आपको बता रहा हूँ। हाँ, हाँ नहीं, मैं देख लिया, मेरी ऑब्जर्वेशन है। ये देखिए, एक्स लिमिटेड, ध्यान से देखना, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। ठीक है, इसका मतलब क्या होने वाला है, 10,000 इंटू 100 होगी वैल्यू, कितनी बन जाएगी आपकी? 10 लाख वैल्यू बनेगी। लेकिन अगर लिखें एक्स लिमिटेड इशूड रुपीज 10,000, 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, और अगर यहाँ आपने 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर तो क्वेश्चन कबाड़ा हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 10,000 डिवाइडेड बाय 100, आपके पास टोटल डिबेंचर कितने हैं? 100, एंड दे दैट हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 100, ताकि वैल्यू कितनी है आपकी? 10 है। तो आपकी जो वैल्यू 10,000 है, इसका ध्यान रखते हैं। ये रुपीज 10,000, रुपीज 5 लाख को ध्यान, है ना? हाँ हाँ हाँ, समझ रहे हैं। अरे भाई 10,000, तो 10,000 इंटू इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। मान लो ए एट 20% प्रीमियम लिखा, अगर 20% प्रीमियम लिखा, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे भाई इसको?
इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 120 से। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 12 लाख हो जाएगी। लेकिन ₹10,000, 10% डिवेंचर 100 ईच। ठीक है। इशूड एट कितना? एट 20% प्रीमियम। ठीक है। अब बच्चा पता है क्या करता है? वो 10,000 इंटू 120 से मल्टीप्लाई कर देता है। नहीं, पहले नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लो ना। नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालेंगे आपको? अच्छा, एक बच्चे का डाउट था तुम में से ही, एक बच्चे का डाउट था तुम में से किसी का। वो पता है क्या बोलता था? कि सर, ये जो 10,000 आपने लिखा है यहाँ पर, 10,000, ये ₹10,000 लिखा मैंने यहाँ पर। अब अगर परचेज कंसिडरेशन वाला क्वेश्चन होता तो इसको मैं डिवाइड किससे करता? इशू प्राइस से करता। लेकिन ये परचेज कंसिडरेशन का क्वेश्चन थोड़ा ही है। इसे किससे डिवाइड करना है? फेस वैल्यू से डिवाइड करना है इसे तो किससे डिवाइड करेंगे इसको? 100 से। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आ गए? 100 आ गए। और अब इशू प्राइस पर डिवेंचर कितना है? 120। तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी? 12,000 वैल्यू आएगी। वो 20% प्रीमियम पे तो लिखा है। इसमें भी क्या लिखा है? 20% प्रीमियम लिखा है। हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो कंफ्यूजन है, बता। भाई ये इसकी वजह से अब ये सब करना पड़ रहा है, रुपीस की वजह से। इसका ध्यान रखिएगा। तो आप देख रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन से अगर आप डिवाइड करेंगे तो इशू प्राइस से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने के लिए। लेकिन ऐसी कंडीशन में नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने के लिए आपको फेस वैल्यू से डिवाइड करना है। लोग यहाँ पर भी किससे डिवाइड कर देते हैं? इशू प्राइस से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ थोड़ी नहीं करना इशू प्राइस से डिवाइड। यहाँ तो हम नंबर ऑफ डिवेंचर इसलिए निकालने हैं क्योंकि हमारे पास जो आउटले है वो रुपीज में गिवन है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? फेस वैल्यू से डिवाइड करके निकाल रहे हैं। लेकिन जब परचेज कंसिडरेशन का क्वेश्चन होगा, वहाँ इशू प्राइस से डिवाइड करके निकालना होता है। क्या गलत बोला मैंने कुछ? क्या हो गया? हाँ। वो कीड़ा चल रहा है उसके आगे। इतना सेंसिटिव है वो। ये ना एक छोटा सा, देखो देखो, छोटा सा कीड़ा चल रहा है। देखो, भगा दो उसको। उड़ गया। हाँ, भगा दे। बोर्ड सेंसिटिव है काफी। ठीक है, ये देखो, सारी यात्रा खत्म कर दी हमने। सारी यात्रा खत्म कर दी। चलो, मजा आ रहा है। चलो बेवकूफो, बोर्ड में तुम देखोगे कीड़ा कैसे चल, फिर तो क्या करना, एग्जाम में देखना छिपकली चली 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 चली। सेंटर में छिपकलियां तो होती हैं। हाँ। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, बस बात ही नहीं ये। सो ठीक है, इसमें देखेंगे। इन केस ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस, अमाउंट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व को आप गलत कर देते हैं। मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया था, नेट एसेट्स निकालिए, परचेज कंसिडरेशन से कंपेयर करके गुडविल का अमाउंट निकल आएगा। और उसके बाद गुडविल को डेबिट में करिए, क्रेडिट का बैलेंस अपने आप निकल आता है। ठीक है। नेट एसेट्स और परचेज कंसिडरेशन को क्या करिए? कंपेयर करिए। इन केस ऑफ forfeiture ऑफ शेयर, व्हेन कॉल्ड अप वैल्यू इज लेस देन द फेस वैल्यू, स्टूडेंट डेबिट शेयर कैपिटल विद द फुल फेस वैल्यू। याद है? आपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया था, उसके बाद फोरफिट कर दिया, फाइनल कॉल का 2 रुपए मंगाया नहीं। तो फोरफिचर की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल डेबिट 8 रुपए से होगी ना। लोग 10 से कर देते हैं। तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पेडअप से थोड़ी फर्क पड़ रहा है, कॉल्डअप से देख के चलना है हमने तो। हाँ। फोरफिचर के बाद रीइशू कर रहे हैं आप, फुली पेडअप नहीं लिखा, तो जितना ऑलरेडी कॉल्डअप था उतने से रीइशू करेंगे उसको। नीचे 8 आएगा। हाँ। हाँ। ठीक है। हाँ। फुली पेडअप 10 का होगा। फुली पेडअप बिल्कुल 10 से होना है, उसका कोई उसके बस कोई चॉइस नहीं है आपके पास। कोई खास बात आप डिस्कस कर रहे हैं दोनों तो? वायु। चलो देखते हैं। वैसे जब तुम लोग चले जाओगे किसको बोलूंगा मैं? वायु आयु किसको बोलूंगा? सब चले जाओगे तुम लोग, है ना? वो फीलिंग आती है जब अच्छा बैच जाता है तो अंदर से बुरा लगता है काफी। हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, नहीं नहीं, आप इस है। वो तो बोलना ही पड़ता है। मैं आप लोगों की प्रोग्रेस रोकूंगा क्या? बार बार 12th पढ़ाऊंगा क्या तुम लोगों को? नहीं ना। नहीं भाई, जाओ जिंदगी में आगे बढ़ो। क्या चीज? नहीं नहीं, आई हैव सीन मिराकुलस चेंजेस इन यू गाइस। मैंने देखा, मतलब आप लोगों ने कैसे, इसका तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि क्या था और क्या बन गया लड़का। असर संजना का था इस पे। आगे देखें। while transferring the balance of share forfeiture account to capital reserve, स्टूडेंट नॉर्मली, अब तो जर्नल, तुम इतने बोधू बच्चे नहीं हो, तुम कैपिटल रिजर्व यूज करोगे। तो वो होते हैं कुछ सड़क छाप बच्चे, वो जनरल रिजर्व डाल देते हैं। जनरल रिजर्व नहीं यूज करते हैं, कभी नहीं यूज करना। आप कहीं अब कर मत देना। सर ने कुछ कहा तो था।
हाँ तो था कुछ। नहीं करना ऐसा भाई, ऐसा नहीं करना कुछ भी, ठीक है चलो आगे देखें। इतना दूर मत जा भाई। हाँ ठीक है। While transferring balance ये कर दिया हमने, when some of the share forfeited at first and second call, then student record them full number of shares and subsequent calls। ये वही बात है, देखो क्या, when some shares are forfeited after first and second call, ठीक है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के बाद 5,000 शेयर फॉरफिट हो गए, 50,000 शेयर थे, और फाइनल कॉल करोगे तो 45,000 शेयर से करोगे ना, 50 से कर देते हैं। लेकिन अगर फुल्ली पेड अप था वो, फिर वो रीइशू हो गया, फुल्ली पेड अप गया तो 45 से करेंगे। लेकिन अगर फुल्ली पेड अप नहीं था, ठीक है, और रीइशू में भी पार्टली पेड अप था, तो फाइनल कॉल उसी के साथ जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हुए थे, ठीक है, तो मैं वो दिखेंगे आपको, क्वेश्चंस में दिख जाएंगे सारे के सारे। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन कई बार सीयूटी में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का क्या रेट होता है? 6 बोल रहा है यार। कॉल्स इन एडवांस जो होता है वो 12% के रेट से, और कॉल्स इन एरियर कौन सा 10% के रेट से होता है। इस सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इट इज रेलेवेंट फॉर द सीयूटी, उसमें ये पूछा जा सकता है। उसमें कैलकुलेशन भी आती है इंटरेस्ट की, तो बात की बात होती है। एट द टाइम ऑफ रीइश्यू forfeited शेयर wrongly calculate the paid up value which leads to mistake in calculating securities premium या डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। आप कॉल्ड अप पेड अप को ढंग से नहीं लिखते हैं। जैसे मान लो, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, हल्का सा आपको, ताकि रिकॉल हो जाएगा कि हमने क्या किया था। यहाँ देखिए, हमने बोला कि 200 forfeited shares were reissued at the rate of rupees 7 paid up for rupees 7 paid up for rupees 9 पर शेयर। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब हुआ कि बैंक डेबिट होगा कितना, 200, मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 7 से या 9 से? जो 7 से बोल रहे हूँ एब्सोल्युटली रॉन्ग। 7 पेडअप, जिसके साथ पेडअप कॉल्डअप लगेगा, और किससे 9 यहाँ लगेगा, कितना हो जाएगा 1800। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से बनेगा, 200 इंटू कितना, 7 से 1400, और क्या हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का हो जाएगा, 400 का। लेकिन अगर आप वो करते तो क्या हो जाता, फिर फोरफिशर डेबिट क्वेश्चन का कबाड़ा हो जाता। तो जिस शब्द के साथ कॉल्डअप या पेडअप लगता है, वो यहाँ आना चाहिए, वो यहाँ। अब मैं इस क्वेश्चन को बदलूं, रुपीज 7, रुपीज 7 कॉल्डअप, रुपीज 7 कॉल्डअप फॉर रुपीज 6 पर शेयर। अब क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 200 इंटू कितना होगा 6 यहाँ पर, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200 की। और ये 200 इंटू कितना होगा 7, 1400, ये यहाँ से हट गया, ऊपर क्या आ गया, इक्विटी फर्स्ट कॉल नहीं, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, कितने से, 200 रुपए से। ऐसे बनेगा क्वेश्चन, जिसके साथ पेटीएम कॉल्ड अप आए वो शेयर कैपिटल में। लेकिन अगर ये बोलता क्या, रुपीज 7, इसको मैं बदलता हूँ थोड़ा सा, यहाँ लिखता है क्या, अगर ये लिखता क्या, एट द रेट रुपीज 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, इसका क्या मतलब होता, बैंक डेबिट कितने से हो जाता, 200 इंटू कितने से हो जाता बैंक डेबिट, 8 से, कितना हो जाता, 1600 रुपए से। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप, मान के चलें 10 रुपए फेस वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, 200 इंटू कितना हो जाएगा, 10 से, 2000 से, और क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर और फीचर डेबिट कितने से, 400 से। तब ऐसा बनेगा, है ना। तो अरे 10 रुपए का शेयर है तो फुल्ली पेड अप 10 ही होता है, 20 रुपए का शेयर है फुल्ली पेड अप 20 होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं आप, अमाउंट इक्वल टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट दे सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, बोलिए। ठीक है। हम्म। पहली बात समझिए, 50,000 शेयर थे, फर्स्ट कॉल पे 5,000 शेयर फोरफिट कर दिए, बचे कितने शेयर, 45,000 शेयर। वो फोरफिट के बाद रीइश्यू नहीं करे आपने, कितने रीइश्यू करे, 2,000। फुल्ली पेडअप करे थे, नॉट पेडअप थे, फुल्ली पेडअप थे तो 45, तो 40 फुल्ली पेडअप थे ना अगर वो,
तो 2,000 तो कुछ मिलना नहीं था, 3,000 वैसे ही खत्म था, तो 45,000 से आपकी एंट्री बनेगी। देखो मैं दिखाता हूँ, देखो इधर देखिए। इसका क्या कहना था, इसका कहना ये था कि यहाँ देखिए कि आपके पास 50,000 शेयर्स थे, ठीक है। फर्स्ट कॉल पे आपने क्या कर दिए, 5,000 शेयर्स जो थे फर्स्ट कॉल पर आपने क्या कर दिए, फोरफिट कर दिए। तो भाई बैलेंस कितने बचे आपके पास, 45,000 शेयर्स थे। इस पर आप क्या करेंगे, इस पर आप क्या करेंगे, फाइनल कॉल मंगाएंगे, हाँ या ना, मंगाएंगे। फाइनल कॉल एट द रेट कितने से मंगाएंगे, मान लो ₹2 पर शेयर थी, ₹2 पर शेयर थी, ऐसा कर देंगे आप, ठीक है। अब ये कह रही है कि इस 5,000 में से 2,000 शेयर्स क्या हो गए, री इशूड हो गए, ठीक है। और क्या हो गए, फुल्ली पेड अप हो गए, फुल्ली पेड अप हो गए। बाकी के 3,000 आपने री इशू करे नहीं, छोड़ दिए। बाकी के 3,000 का क्या हुआ, बाकी का 3,000 का कोई क्लू नहीं है, कुछ भी नहीं बोला गया, उसको छोड़ दो। वो तो डेड है ना, वो शेयर तो डेड है। ये जो 2,000 शेयर है ये फुल्ली पेड अप है। आपकी जो फाइनल कॉल है वो 45,000 शेयर से मंगाई जाएगी। लेकिन अगर ये 2,000 शेयर पेड पेड अप होते, क्या होते, पेड पेड अप, तो फाइनल कॉल कितने की होती, 45 ये, 2 ये, 47,000 से होती। नहीं ऐसा नहीं करते ना, हाँ, मजाक नहीं चल रहा, कुछ भी कर दो, ऐसा नहीं करते। हाँ ये पहले हो गया रीच, इनका सब। हाँ फुली पेड मतलब खत्म, इनसे कुछ नहीं करना आपने। लेकिन अगर ये फुली पेड अप ना होके पेड पेड अप होता, तो फिर मैं इनके साथ 2,000 इनका भी मंगवाता, ऐसा करके करते, ठीक है। 47,000 करते ना फिर तो, ठीक, चलो देखें जरा आगे। अच्छा एक चीज का और मैं बता दूं जरा ध्यान से प्लीज, वो रुक जा भाई, एक छोटी सी चीज और। हाँ क्या कहना चाहते हैं बता। हैं? क्यों, हाँ, हाँ ठीक है। मैं जैसे मान लो ये जो 3,000 शेयर थे सब कुछ खत्म हो गया, और फिर उसके बाद ये जो 3,000 शेयर थे इनको रीइशू कर दिया, तो अपने तरीके से चलता, क्या परेशानी इसमें। वो प्रीमियम पे हो सकता है, वो पार पे हो सकता है, डिस्काउंट पे जो मंगाएगा फाइनल कॉल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, देयर इज नो चेंज इन दैट। अच्छा एक और चीज का ध्यान रखिएगा प्लीज। अगर आपको लिखा, आपने आपने लिखा 50,000, और आपको लगता है एक जीरो एक्स्ट्रा लिख दिया आपने, तो भाई वो जीरो ऐसे नहीं काटेंगे, प्लीज नहीं। बहुत तकलीफ होती है भाई पेपर चेक करते समय, प्लीज ऐसा नहीं करना, ठीक है। आप उसे पूरा काट दीजिए, वी विल थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। पता है मतलब लगता है, पता है क्या होता है, देखो पेपर रीचेकिंग में खुल गया, ठीक है, और दूसरे एग्जामिनर ने उसको जीरो मान लिया, और हमने जीरो नहीं माना, तो गए हम तो, पेनल्टी पड़ती 50,000 रुपए की, भाई गरीब मास्टर क्या करेगा। हाँ, इफ 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 दैट चेकिंग इज फाउंड नॉट अप्रोप्रिएट एंड कॉजिंग सिग्निफिकेंट लॉस टू एनी स्टूडेंट, तो जो पूरी टीम थी, हेड एग्जामिनर, मतलब एएचई कोऑर्डिनेशन, एएचई इवेलुएशन, सब पे कुल मिलाकर 50,000 रुपए का पेनल्टी पड़ता है। मतलब जैसे 15 नंबर का फर्क आ गया, 20 नंबर का फर्क आ गया। हाँ, नहीं, हाँ, हाँ, क्या चीज, वाह 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 क्या बात है। अरे ढंग से काटो उसको यार, तो बेकार की बात कर रहे हो, ढंग से काटिए उसको। जिनकी राइटिंग खराब है उनके लिए मेरी एक एडवाइस है सिंपल सी, कि भैया पहला अक्षर ठीक से लिखो। आप लिख रहे हो, उसे लिख रहे हो, भाई इसे ऐसे लिख दो, इसे हम समझ लेंगे, हम समझ लेंगे, हम समझ लेंगे कि भाई इसने क्या नहीं, ये इक्विटी लिखा हुआ है, समझ जाए। हाँ, प्लीज, जितना परेशान आप एग्जामिनर को करेंगे उतनी आपकी जिंदगी में ट्रेजिडीज बढ़ जाएंगी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। चलो आगे देखते हैं जरा, अब वाइंड अप करें, थोड़ा सा रह गया, आप देखिए क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ। तुम्हारा कैश फ्लो छूटा, तुम्हारी रेशियो छूटी, कॉम्परेटिव कॉमन साइज छूटा, सब कुछ छूटा हुआ है, किसने कह दिया, मैं कह रहा हूँ ना। ये हो गया जी। डिबेंचर्स में भी वही सेम मिस्टेक से देखिए, इशू डिबेंचर, डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड, प्रीमियम स्टूडेंट फॉरगेट टू डेबिट लॉस एंड इशू डिबेंचर अकाउंट, और वही से राइट ऑफ जरूर करके आना है। राइट ऑफ करते समय ध्यान रखना कि सिक्योरिटीज प्रीमियम है या नहीं है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, राइट ऑफ ठीक से करके आएंगे।
ये लोग ना, इसमें मैंने देखा 60% बच्चा ना लॉस की कैलकुलेशन गलत कर देता है। अरे वो सिक्योरिटीज प्रीमियम को प्रीमियम और रिडम्पशन मान लेता है। क्या बताया था मैंने आपको? अगर फेस वैल्यू से इशू प्राइस ज्यादा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, और फेस वैल्यू से क्या ज्यादा, रिडम्पशन वैल्यू, तो प्रीमियम और रिडम्पशन। और प्रीमियम रिडम्पशन हो तो क्या होगा, लॉस ऑन इशू भी होगा। ठीक है। इसके अकाउंट बनाने वाले क्वेश्चंस रिवाइज करके जाना। फिर फॉरफिचर अकाउंट बनाने वाले क्वेश्चन रिवाइज करके जाना। लॉस ऑन इशू डिवेंचर बनाने वाले क्वेश्चन रिवाइज करके जाना। वो जो आखिरी के क्वेश्चन है ना डिवेंचर में, 49 42 52, दो क्वेश्चन ही तो है, उनको रिवाइज कर लेना। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को ढंग से लेके चलना। और सुनो बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को और लॉस ऑन इशू को कभी एक एंट्री में राइट ऑफ मत करना। नेचर अलग है दोनों का। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज काइंड ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस काइंड ऑफ थिंग है आपकी। तो पहले आपके पहले पहले जो राइट ऑफ करने की कैपेबिलिटी आप देखो, सिर्फ अलग एंट्री बनाइए। और सुनो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को कभी सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ मत करना, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 है, वहां लिखा ही नहीं ऐसा करना है। तो मैंने देखा कुछ बच्चे सिक्योरिटीज प्रीमियम से इंटरेस्ट भी राइट ऑफ करे दे रहे हैं, नहीं करना भाई। लॉस और डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम से या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से करेंगे ना। और इंटरेस्ट को एक्सक्लूसिवली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से राइट ऑफ करना है। ठीक है जी, यहाँ नहीं किसी वो तो नॉन स्टूडेंट यूज शेयर कैपिटल, वो तो छोड़ दो। कंफ्यूजन अमंग सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड प्रीमियम रिडम्पशन, आई होप ये हमने कंफ्यूजन आपको क्लियर करके रखा होता। देखो फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पर कि अगर क्वेश्चन में लिखा है क्या, ये तो देखिए, क्वेश्चन में लिखा आपके सामने क्या है यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज है भाई, कि क्वेश्चन नंबर को बिल्कुल क्लियरली लिखें। और जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 12 है, तो अगर आपके पास है, अब बोर्ड के पेपर में ए और बी करके आता है, देखा है अपने चॉइस में? नहीं आता? आता है चलो। तो अगर आप ए अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बड़ा बड़ा ए लिख लीजिए, और लाइन के ऐसे लिखिए, इस तरफ लिखिए, लाइन के उसके इस तरफ। लाइन की उस तरफ मत लिखिए, मार्जिन होता है ना लेफ्ट हैंड साइड में। क्वेश्चन नंबर जो भी लिखना है लेफ्ट हैंड साइड पे लिखिए उसके आप। ठीक है जी। और उसके बाद अगर उसका फर्स्ट पार्ट है, उसका सेकंड पार्ट है, उसका थर्ड पार्ट है, सारे पार्ट एक ही जगह पर अटेम्प्ट करिएगा। ये नहीं कि भाई फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट किया, आप मास्टर पेज छकाते हैं और फिर 34वें पेज में पार्ट 2 करके आ रहे हैं। नहीं करना, वो बहुत इरिटेशन होती है इससे यार। कुछ ना 25 रुपए कॉपी चेक करने का मिलता है, 30 रुपए मिलता है, बेचारा मजदूर आदमी बन जाते हैं। 5 रुपए, हाँ, 90s में मिलता था। ऐसा नहीं करना भाई, प्लीज ऐसा नहीं करेंगे, बहुत तकलीफ होती है उससे। ठीक है। मतलब एक तो मिल रहा है 30 रुपया, एक दिन में 30 कॉपी चेक करने की जानी होती है, कमर का कमर बन जाता है। ठीक है। और उसके बाद फिर ढूंढना पड़ता है। ठीक है। वो तो क्या होता है कि वो पुलिस केस हो जाता है कॉपी फाड़ने का, मतलब कॉपी फाड़ दी जाए किसी की, ऐसे भी करामाती लोग होते हैं। आइए देखिए जरा, मैंने बोला आपसे कि फेस वैल्यू याद है, फेस वैल्यू इसको बोलते हैं इशू प्राइस, इसको बोलते हैं क्या, रिडम्पशन वैल्यू। 100 रुपए फेस वैल्यू, इशू प्राइस 110, रिडम्पशन वैल्यू 120। तो क्या हो रहा है देखिए, 100 का डिवेंचर कितने में इशू हुआ, 110 में। तो ये जो 10 रुपए इंक्रीज है, ये प्रीमियम कहलाएगा। कौन सा प्रीमियम कहलाएगा, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम। दिस इज व्हाट, दिस इज सिक्योरिटीज प्रीमियम है ये। और ये जो है ये वाला 100 की वैल्यू का रिडम्पशन 120 पे हो रहा है, ये क्या है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। इससे क्या बनता है, इससे लॉस ऑन इशू बनता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर बनता है। लेकिन 100 रुपए का फेस वैल्यू का डिवेंचर अगर 90 में इशू होता है, और रिडम्पशन कितने में होता है, 120 में होता है, ये रिडम्पशन वैल्यू, ये इशू प्राइस। तो ये जो 10 रुपए का डिफरेंस है, ये क्या कहलाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कहलाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, लॉस ऑन इशू होगा। ठीक है। तो टोटल लॉस कितना हुआ आपका, 10 रुपए का डिस्काउंट का, और 30 रुपीज का लॉस हुआ आपको। ये किससे राइट ऑफ करना है आपने, सिक्योरिटीज प्रीमियम से। बच जाए तो किससे राइट ऑफ करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के आगे अकाउंट नहीं लगाएंगे कभी भी, क्योंकि वो स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन हमने बता रखा है आपको, थोड़ा आगे चले जरा। हाँ जी। नहीं, अगर क्वेश्चन में डेट है तो डेट लिखिए। हाँ, देखो भाई, जर्नल जब भी बनाएंगे, डेट, चाहे डेट नहीं दे रखे तो 1 2 3 लिखिए, डेट भी लिखिए। और अकाउंट को पेंट कमी जरूर बनाइए। डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर लिखेंगे, खुद का सा लफंडर फोलियो का कॉलम भी बनाना है, डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज वो भी बनाना है। अगर आप 100 नंबर को टच कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें देखी जाएंगी आपकी। क्या?
क्या बात कर रही है? अरे ई क्यू डॉट शेयर लिख दो, वो तो चल जाएगा। ठीक है ना? 10% डिवेंचर में डिवेंचर पूरा लिखिएगा भाई, ऐसे नहीं। प्रीमियम और रिडम्पशन को प्रीमियम, PREM डॉट ऑन RED डॉट, ऐसा कर सकते हैं, चलेगा। हाँ, लेकिन ये नहीं करना कि भाई PRD, ऐसा नहीं। तो तुम्हें आदत पड़ी है, प्लीज नहीं, ये मैं, दिस इज नॉट माय जुरिसडिक्शन, प्लीज जैसा आपको मन करे वैसा करिएगा। पेपर आपका, लाइफ आपकी, फ्यूचर आपका, ठीक है? इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडर नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड इज कैलकुलेटेड रॉन्गली। और सबसे ज्यादा मैंने देखा रायता फैलाते हैं लोग इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी वाले में। यार क्यों करते हो ऐसा? इतना आसान सा कंसेप्ट है जी। इसका नरेशन, नरेशन के नंबर नहीं कटते हैं। हाँ, नरेशन में, यहाँ देखिए, अमाउंट ऑफ गुडविल कैपिटल रिजर्व को रॉन्गली कैलकुलेट करते हैं, वो आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए, एक ना, कंपनी के शेड्यूल में जो होता है लिखा हुआ, वैसे तो देखिए, ये क्या कर, चाहे आपके पास क्वेश्चन में दे रखा हो, जैसे मान लो आपको लगा कि भाई स्टॉक हो गया, एडवांस हो गया, शेयर फोर फीचर हो गया, हेड और सब हेड बनाने, तो आप लिखिए स्टॉक डैश मेजर हेड सब हेड लिखिए। आप क्या करके आते हैं पता है? सिर्फ मेजर और सब हेड लिख देते हैं। अब हमें पता ही नहीं चल रहा था, और ऊपर से आपने क्या कर दिया, 1 2 3 4 को अजीब सा लिख दिया। भाई ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि कौन से का आप आंसर लिख रहे हो, फिर तुक्के से जवाब देना पड़ता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में आया कि भाई इन्वेंट्री का मेजर हेड और सब हेड बताइए, इक्विटी शेयर फोरफिशर का सब हेड मेजर हेड बताइए, तो आपको पहले लिखना है क्या, इन्वेंट्री डैश, फिर ऊपर लिख देना है सब हेड, नीचे लिख देना है क्या, उसके आगे लिख देना है क्या, मतलब मेजर हेड और सब हेड, ऐसे करके लिखिएगा। हमें चेक करने में आसानी होती है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है? आ, ये थोड़ा सा आउटडेटेड है, प्लीज इसको, लूज टूस वाला ये गलत हो गया है, मतलब ये मैं से मॉडिफाई नहीं कर पाया, ये गलत है ये वाला। हाँ, इन्वेंट्री कंसिडर कर, हाँ करंट असेट्स के अंदर इन्वेंट्री, हाँ ठीक है ठीक है, मतलब वो कहीं ये मत समझ लेना कि वो फिक्स असेट से रिलेटेड बोल दिया, ठीक है ये। पब्लिक डिपॉजिट आर शोन अंडर सिक्योर्ड लोन और करंट लायबिलिटी। पब्लिक डिपॉजिट मैंने बताया था ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, सिर्फ डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है भाई? नॉन करंट, नॉन करंट के अंदर जाता है। सिर्फ डिपॉजिट कहाँ जाता है? करंट के अंदर। सिक्योरिटी डिपॉजिट कहाँ जाता है? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर जाता है। और क्या, फिक्स डिपॉजिट्स, वो भी उसी के अंदर जाता है। चार तरह के डिपॉजिट्स का डिस्कशन किया था आपके सामने, ठीक है? अरे भाई, पब्लिक डिपॉजिट नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट बनता है, डिपॉजिट शॉर्ट टर्म का पार्ट बनता है, ठीक है? सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का पार्ट बनता है। और सिर्फ और फिक्स डिपॉजिट जो होता है वो भी उसी का पार्ट बनता है, आपके आपके इन्वेस्टमेंट्स है ना वो तो। प्रपोज डिविडेंड एंड अनकॉल डिविडेंड आर अंडर द रॉन्ग हेडिंग्स। प्रपोज डिविडेंड जो है, अगर वो करंट ईयर के हैं तो क्या होंगे? कंटीजेंट लायबिलिटी का पार्ट है। प्रीवियस ईयर के होंगे तो किसके अंदर चला जाएगा? करंट लायबिलिटी के अंदर। हाँ बोलो। हाँ हाँ, ठीक तो है, गलत क्या? वो कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट की हेडिंग के अंदर देखा, कोई परेशानी नहीं है। कैपिटल कमिटमेंट ही है, अरियर ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड्स। प्रेफरेंस फी पे तो होते हैं वो, और किस पे होते हैं? ठीक है जी। अच्छा यहाँ चलिए जरा, आ, अच्छा, ये जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना हम लोग, तो जैसे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी गिवन है, तो भाई वेजेस हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस को थोड़ी कंसिडर करना होता है। ये जब आप कॉमन सेंस कंपेरेटिव बनाएंगे ना, तो जैसे एक्सपेंसेस की कैटेगरी आ जाती है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी दे रखा है आपके पास, और फिर बोला कि अदर इनकम आर द 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। क्वेश्चन कराया था ना आपको कॉमन सेंस कंपेरेटिव में, वो रिवीजन के टाइम पे उसको पढ़ के देख लेना आप लोग, दिखेगा आपको वहां पर वो। परसेंटेज तो खैर वो गलती कर लेते हैं, उसका कुछ नहीं कर सकता मैं। और इनमें क्या होता है कि प्रीवियस ईयर की फिगर रखिए, करंट ईयर की रखिए, एब्सोल्यूट चेंज तक कराइए, परसेंटेज बाद में कैलकुलेट कर लेना। कॉमन साइज में क्या होता है? प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, और क्या होता है? परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर, परसेंटेज ऑफ करंट ईयर, इतना ही तो होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। रेशोज में तो हमने बहुत ज्यादा नहीं लिखा है। करंट असेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक, मतलब आपको ध्यान है ना, जब हम करंट असेस की कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होता है? लूज टूस एंड इन्वेंट्री को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है? नहीं करना ना। और क्या नहीं करना? वो उसको नहीं बोल रहा, वैसे बोल रहा हूँ मैं। हाँ, स्टोर्स एंड स्पेयर्स को आप इंक्लूड नहीं कर, लेकिन जब आप क्विक असेट्स लेके चलेंगे तो पूरी इन्वेंट्री गायब कर देंगे, ठीक है? और पूरे प्रीपेड को आप हटा देंगे वहां से, ठीक है?
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, स्टूडेंट फॉरगेट टू ऐड बैक इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन और नेट प्रॉफिट। बोलो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को निकाल रहे हो तो क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड होता है ना। क्या करना है आपने, आपने इंटरेस्ट को भी ऐड कर, देखो सबसे पहले क्या करना होगा आपको। अगर डिविडेंड में पहले डिविडेंड जोड़ेंगे, फिर क्या जोड़ेंगे, टैक्स जोड़ेंगे, फिर क्या जोड़ेंगे, इंटरेस्ट जोड़ेंगे। डिविडेंड नहीं है तो पहले क्या जोड़ेंगे, टैक्स, फिर क्या ऐड पे करेंगे, इंटरेस्ट। ये उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये फिक्टिशियस एसेट्स तो सिलेबस का पार्ट नहीं रहा, इसलिए नहीं फर्क पड़ता आपका। ठीक है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, नेट सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को लेके चलते हैं हम लोग। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ही नेट सेल्स होता है। ठीक है। एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो इन द फॉर्म ऑफ प्योर रेशियो है, नंबर ऑफ टाइम्स शो करनी है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, याद है ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय टू करना है। लेकिन अगर सिर्फ क्लोजिंग है तो डिवाइडेड बाय टू नहीं करना, सिर्फ ओपनिंग है तो डिवाइडेड बाय टू नहीं करना, इसका ध्यान रखना आप लोगों ने। ठीक है, ये छोटे मोटे चीजें जो, ये तो खैर नॉर्मल है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में अप्रोप्रिएशन और नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम की तो पता है कि देखा हमने पेपर देखते कर समय, हमने बताया था ना अप्रोप्रिएशन क्या होता है। प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, यही तो होता है। ठीक है। और उसके बाद होता है टैक्स को जोड़ते हैं और रिफंड को माइनस करते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को करते हैं। लेकिन उस जगह पे लोग क्या करते हैं, वो करंट लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज वहीं जोड़ देते हैं। ठीक है। लेकिन आपको तो मैंने स्ट्रक्चर तरीके से बता रखा है, इसलिए कोई परेशानी नहीं, बोलो क्या अजम्पशन। हाँ, तो तुम लिख दो सी नोट करके, स्टार लगा के सी नोट, और फिर लास्ट में लिख दो उसे, ऐसा करके। या उसी पेज के नीचे कहीं लिख दो, या उसी पेज के ऊपर कहीं लिख दो, बोलो। हाँ, वो अजम्पशन। ठीक है। वैसे बड़ा क्लियर सा है, कुछ ना बोलेगा तो हम शुरू में मान लेते हैं, ऐसा करके चल रहे हैं। ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो है ना, ये इसका ध्यान रखना है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज अगर दे रखा है करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनेगा। लेकिन देख रखा क्या, 60% ऑफ द मार्केटेबल सिक्योरिटीज करंट इन इन्वेस्टमेंट, तो बाकी के 40 क्या मानेंगे, फिर वो इन्वेस्टिंग बन जाएंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में करंट इन्वेस्टमेंट है, क्वेश्चन में लिख दिया 60% ऑफ द करंट इन्वेस्टमेंट्स आर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो बाकी के 40% क्या है, इन्वेस्टिंग है भाई, वो तो वो देखेंगे ध्यान। स्टूडेंट्स ऑफन रिकॉर्ड द मूवमेंट बिटवीन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो गलत चीज है, कैश और कैश इक्विवेलेंट की मूवमेंट को आपको नहीं रिकॉर्ड करना, ये सब मैं दूंगा आपको, आपको मैं भेजूंगा अभी, सब मैं भेज रहा हूँ अभी। इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये कैश फ्लो के अंदर नहीं लिया जाता है। ठीक है। याद है क्वेश्चन मैंने डिप्रिसिएशन में करवाया था आपको, जहाँ मशीन के बदले में आप क्या करते थे, बीआरबी एक्सेप्ट, बीपी एक्सेप्ट कर रहे थे, कुछ पैसे का क्या कर रहे थे आप, कुछ शेयर इशू कर दिए थे, वो सब कैश फ्लो में इंक्लूड नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल नहीं होंगे। रॉन्ग ट्रीटमेंट रिलेटिंग टू फिक्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिक्स प्रोविजन फॉर टैक्स एंड डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लेकिन स्टूडेंट को क्या मान लेते हैं, आर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, स्टूडेंट रॉन्गली कंसिडर रिसिप्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड एज अ फाइनेंसिंग। रिसिप्ट तो आपके लिए क्या है, रिसिप्ट तो भाई इन्वेस्टिंग है ना। ये देखो, फाइनेंस ये तो हमने, पर ये सब आपकी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है फाइनेंस कंपनी के लिए, फाइनेंस कंपनी के लिए ये वो वाला है। While preparing accumulated depreciation, proposed dividend account and provision for tax account, student wrongly places opening balances on the debit side. प्रोविजन के सारे बैलेंसेस ओपनिंग क्रेडिट साइड में जाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में जाएंगे, एसेट्स में उल्टा हो जाता है। ये देखो, ये आंखें ना प्रश्नवाचक दृष्टि से देख रही होती है ना, ये गड़बड़ लगती है, ऐसा लगता है जैसे कोई नई चीज बता रहा हूँ। यहाँ देखिए भाई, ये मशीनरी अकाउंट है, सपोज ये मशीनरी अकाउंट, ठीक है, एसेट्स है। तो क्या होने वाला है मशीनरी अकाउंट के अंदर, डेबिट साइड में क्या दिखेगा, बैलेंस बीडी दिखेगा। बैलेंस बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस, और बैलेंस सीडी का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस। ये यहाँ लिखा जाएगा ऐसे। ठीक है। लेकिन जब मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाऊंगा तो क्या करूंगा, तो ये क्रेडिट साइड में बैलेंस बीडी, ये कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, ये इस तरफ दिखेगा। और बैलेंस सीडी जो कि क्लोजिंग बैलेंस है, वो इस तरफ दिखेगा। इसे ध्यान रखना, उल्टा होता है। तो एसेट से ये लायबिलिटी, नेचर उल्टा है इनका, उल्टा लेके चल रहे होते हैं आप उसको। ठीक है, ध्यान से देखिए आगे। और इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं ट्रीट करना है। एडजस्टमेंट गिवन इन द क्वेश्चन, स्टूडेंट फॉरगेट टू गिव डबल साइड इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश टू स्टेटमेंट। और एक और आइटम मैंने डाला था यार, वो कहाँ चला गया, नहीं, एक मैंने लिखा था। हाँ, सुनो ध्यान से, कैश क्रेडिट,
बैंक ओवरड्राफ्ट, ये जो होते हैं, फाइनेंसिंग होते हैं, भले ही वो कहाँ दे रखे हो आपके, करंट लाइबिलिटी के अंदर दे रखे हो। ठीक है जी, क्लियर रहेगा। मैंने लिखा था उसको यहाँ पर। अच्छा लगे। हाँ, सेकंड में है। हाँ ये रहा देखो, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, वो बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट गिवन अंडर करंट लायबिलिटी, स्टूडेंट ट्रीट एंड प्लेस देम एज ए इंक्रीज डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ये क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। ये इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, ध्यान रखना, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। और हाँ, इलेपो खत्म। तो ये छोटा सा प्रेजेंटेशन था, कॉमन एरर, इनको ध्यान में रखेंगे, सैम्पल पेपर सॉल्व करें। और उसके बाद मैं आपके साथ हूँ यहाँ पर, मैंने बोला 3 दिन मैं इधर सुबह आ जाऊंगा, रात तक जाऊंगा, ठीक है। 9 बजे मैं आ जाऊंगा इधर, आई स्टे टिल 9। मैं फ्राइडे सैटरडे संडे, उसके बाद तो आपको आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, किसी को कोई लगता है कि कोई टॉपिक, अच्छा मैं बताऊं, अब जीरो से समझने वाली टाइम निकल चुका है, लेकिन फिर भी किसी को लगता है कि हाँ भाई मुझे कैश फ्लो क्राइसिस समझना है, रिजोल्यूशन में मुझे परेशानी आ रही है, रिटायरमेंट डेथ में दिक्कत आ रही है, इक्विटी शेयर में दिक्कत आ रही है, तो पूरा दिन हम है यहाँ पर, टुकड़ा टुकड़ा करके बांट लेंगे, ठीक है। अब मुझे बताइए, कल किसी को कोई स्पेसिफिक टॉपिक समझना तो बताइए, कोई भी मतलब अगर बोलना चाहे तो, क्योंकि पूरा दिन है, पूरी रात भी है किसी का, बोलो क्या। ठीक है, मैं करवा दूंगा। मैं 9 बजे पहले आपको 1 घंटा आपको काम करने के लिए दूंगा। मैं ग्रुप पर डाल दूंगा, ऑनलाइन में लिंक भी डाल दूंगा, जिसे करना अटेंड कर ले। कोई बात नहीं, सुनो, सपोज ग्रुप को चेक करते रहना भाई। मैं लिखूंगा, जैसे मैं बोलूंगा कि भाई ठीक है, मैं अभी इशू ऑफ शेयर्स के केस बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं लिंक डाल दूंगा ऑनलाइन क्लास से, जैसे मैं डाल दूंगा, आधा घंटा पहले डाल दूंगा बस। ऑफलाइन भी ऑनलाइन ही चूज जैसा। ओके, लेट मी कंप्लीट दिस। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई बच्चा बैठा है क्या अभी? कौन है? कबीर ही है। दैट्स गुड। चले कबीर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू बाय सर। बाय।